अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज थोड़ी सी तबीयत नासाज थी तो मैंने पहली वाली क्लास ली नहीं और आप लोग की क्लास के बारे में सोचने में काफी टाइम मैंने लगा दिया, लेकिन इवेंचुअली आई मेड डिसीजन दैट आई शुड बी कंडक्टिंग द क्लास, रेगुलर क्लास विद यू गाइस। तो माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बहरहाल अब आ गए हैं तो अब तो पढ़ना ही पढ़ना है। पेज नंबर 6 वर्कबुक नंबर 3A का जो है वहां से हम लोग स्टार्ट करें। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हो थोड़ा सा उसका जो पैराग्राफ नंबर 2 है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। तो आप वर्कबुक नंबर 3A के पेज नंबर 6 पर आ जाएंगे। कल वाली गुफ्तगू का बैकअप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसी टॉपिक का हिस्सा है और इसमें वो गुफ्तगू आपके सामने आ जाएगी। तो हम एक बार जरूर भी पढ़ लेते हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। So this is workbook number 3A, page number 6, and the topic is by the name of events led up to first revelation, या life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam leading up to the prophethood, या life of Prophet peace be upon him leading up to the first revelation। तो ये लेड अप टू का मतलब क्या होता है और फिर फर्स्ट रेवलेशन हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि हम बाद में देख रहे हैं टॉपिक, तो हमारी कल की क्लास का टॉपिक फर्स्ट रेवलेशन है। तो फर्स्ट रेवलेशन से पहले के जो वाकयात होंगे उनको हम बोलेंगे लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेड अप टू फर्स्ट रेवलेशन। नाउ यू गाइस रिमेंबर 570 till 610 AD हमने ये बात जो है स्पैन डिस्कस किया हुआ है 1 से 2 बार, और जिसमें हमने बताया कि द फर्स्ट 40 years of हजरत मोहम्मद की लाइफ, इन दीस 40 years हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है he spent his life as a common man because he received the first revelation when he was 40 years old inside the cave of Hira, और तब से प्रॉफिट की नबूवत का आगाज हुआ और 23 years के फिर आपकी नबूवत के जो है यानी कि प्रॉफिट की ईयर्स हैं। तो ये जो सवाल है ये बहुत पॉपुलर है सिंस 2010। बिफोर 2010 एग्जामिनर ने सवाल नहीं पूछा था, लेकिन उसके बाद ये सवाल आपको पास पेपर में 3 बार मिलेगा। आप क्वेश्चन लिखने की मुझे क्वेश्चन की जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उन पे भी कमेंट करना है, फिर हम लोग जो है वो आपको तफसीलात जो है पैटर्न के साथ समझा दें। देखिए जी क्वेश्चन 1, आउटलाइन द मेन इवेंट्स from the early life of Hazrat Muhammad peace be upon him, outline the main events from the early life of Prophet Muhammad peace be upon him that led up to the first revelation, that led up to, अभी that led up to the first revelation की जगह वो prophethood भी पूछ सकता है, that led up to the first revelation। ये एग्जामिनर साहब की मर्जी है कि वो बात को इसी अंदाज में पूछें, थोड़ा सा घुमा के पूछें। that led up to the first revelation। इस आंसर में सबसे बड़ा मसला आएगा, वो जो मसला है वो बेसिकली जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है, लेकिन बाद में उसमें हम बात कर लेते हैं। आप 2 छोटे से मेरे काम करें, एक जो वर्ड है आउटलाइन इसको अंडरलाइन कर लें, और दूसरा हमारे पास एक फ्रेज है लेड अप टू का, इसको अंडरलाइन कर लें। आउटलाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा और लेड अप टू को अंडरलाइन कर लीजिएगा। आउटलाइन और लेड अप टू। अब्दुल्ला जरूर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, आपने जो है वो मेरी वाली स्क्रीन सेलेक्ट कर ली होगी और आपके पास जो है वो मेजर स्क्रीन जो राइटिंग स्क्रीन नहीं नजर आ रही होगी। मेरे पास सर सामने चल रहा होता है और मुझे नजर आता है कि स्क्रीन शेयर नजर आ रही कि नहीं आ रही। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता हूँ ऑलरेडी। अच्छा जी, द थिंग इज के यहाँ पर हमने 2 वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, जरा गौर से सुनना। बातें होंगी शुरू में ही चीजें सॉल्व नहीं तो आगे जाके आप जो है वो पूरी इस्लामियत में क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। तो थिंग इज यहाँ पर लिखा हुआ है लेड अप टू फर्स्ट रेवलेशन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, और वो तीनों क्वेश्चन एक ही इवेंट से रिलेटेड हैं जिसका नाम है माइग्रेशन टू मदीना। अब जरा सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन है
2007, 2010 और 2013 में मतलब बहुत ज्यादा ये सवाल आता है। क्वेश्चन था ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स दैट लेड अप टू प्रॉफिट्स माइग्रेशन। अब ये बात तो हमने पहले भी एक बार रेवलेशन के टॉपिक पर डिस्कस की थी कि देयर आर टू माइग्रेशंस। नंबर वन माइग्रेशन टू अबिसिनिया एंड द सेकंड वन इज माइग्रेशन टू मदीना। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ओनली वन माइग्रेशन बिकॉज़ ही in the year 622 AD left Makkah only for the city of Medina। उसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम की कोई भी माइग्रेशन नहीं है। So Prophet briefly describe the main events that led up to Prophet's migration। अब यहाँ पर जब led up to आया तो led up to का मतलब ये वो कह रहा है माइग्रेशन से पहले की कहानी सुनाओ। फिर 2008 में क्वेश्चन आया और उसके बाद भी कई ईयर्स तक ये सवाल आता रहा। वो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स माइग्रेशन। अब वो कह रहा है माइग्रेशन की कहानी सुनाओ। और ये तीनों पास पेपर्स बहुत ज्यादा रिपीटेडली आते हैं और स्टूडेंट को अगर ये लगता है कि माइग्रेशन पढ़ने से काम हो जाएगा, जी नहीं, उसके अंदर जो है वो फ्रेजेस और वर्ड्स की टेक्निक को भी समझना है। फिर एक क्वेश्चन और हमारे पास मौजूद है जो कि लास्ट टाइम यही वाला क्वेश्चन आया था और एक दो बार 2003 में भी आया है। और वो जो है वो एग्जामिनर का सवाल था कि राइट एन अकाउंट ऑफ द मेन इवेंट्स फॉलोड बाय प्रॉफिट मोहम्मद पीस ऑफ माइग्रेशन। लेड अप टू माइग्रेशन से पहले की कहानी सुनाओ, इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन की कहानी सुनाओ, इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन के बाद की कहानी सुनाओ। अच्छा, कल की क्लास में हम लोग पढ़ होंगे राइट एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपीरियंस ऑफ रिसीविंग फर्स्ट रेवलेशन या राइट एन अकाउंट ऑफ द मेन इवेंट्स व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड द फर्स्ट रेवलेशन इन केव हिरा ऑन द माउंट ऑफ हिरा। तो जब इवेंट्स ऑफ फर्स्ट रेवलेशन होगा तो मुझे गारे हिरा की स्टोरी को कवर करना है टिल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड बी कंसोल्ड बाय हजरत खदीजा इवेंचुअली व्हेन वर्का बिन नोबल इज गोइंग टू गिव द आंसर्स ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिज कंफ्यूजन्स। लेकिन आज उसने फर्स्ट रेवलेशन के इवेंट्स नहीं मांगे, आज वो कह रहा है इवेंट्स लेड अप टू फर्स्ट रेवलेशन। तो आपने फर्स्ट रेवलेशन के इवेंट्स से पहले की दास्तान लिखनी है जिसमें इवेंचुअली ऑब्वियसली आपका आंसर फर्स्ट रेवलेशन पे खत्म होगा, लेकिन फर्स्ट रेवलेशन की कोई कहानी किससे की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा एक बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब वो लेड अप टू का टर्म यूज कर रहे हैं तो लेड अप टू का टर्म का मतलब, एक मिनट यार रुक जाना, मैंने गड़बड़ कर दी। तो लेड अप टू का टर्म का मतलब ये होगा कि वो कह रहा है फर्स्ट रेवलेशन नहीं चाहिए, फर्स्ट रेवलेशन से पहले की कहानी चाहिए। अब फर्स्ट रेवलेशन से कितने पहले की कहानी चाहिए ये बात जानना भी बहुत जरूरी है। तो लेट्स से एक चीज आ गई, बल्कि मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 610 AD में फर्स्ट रेवलेशन आई थी प्रॉफिट पर। वो कह रहा है उससे पहले की कहानी सुनाओ। अरे भाई बात यह है उससे पहले की कितने ईयर्स की कहानी सुनाओ, उससे पहले तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी 40 साल की है। तो ऐसे मोमेंट्स में आगे जब हम ऑब्वियसली एनी इंडिविजुअल कैन गेट कंफ्यूज, एग्जामिनर साहब इस बात का जवाब देंगे क्योंकि ये बात और ये मामला एग्जामिनर के हिसाब से चलेगा। तो एग्जामिनर साहब का जवाब इस बात पे जो है वो ये है कि इसमें आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहले के 40 साल कवर करेंगे। तो द स्टोरी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, उसमें से मेजर जो इवेंट्स है वो कवर करने टिल द इवेंट ऑफ द केव हिरा व्हेन प्रॉफिट पीस ऑन वुड बी रिसीविंग द फर्स्ट रेवलेशन बिकमिंग द रसूल ऑफ अल्लाह। तो यहाँ पर जो आंसर स्टार्ट हो रहा है वो 570 से स्टार्ट हो रहा है जिसमें प्रॉफिट की बर्थ है, जिसको ईयर ऑफ एलिफेंट्स बोलते हैं, और 610 पे खत्म हो रहा है। तो अक्सर जो है वो जब मैं बायोग्राफी में क्वेश्चन करवा रहा था नबी अलैहिस्सलाम की तो मैं स्टूडेंट्स को लिखवाता हूँ फ्रेम। अब ये बात आपको थोड़े दिन में याद हो ही जाएगी अगर अभी याद नहीं हुई। जब भी मैं फ्रेम लिखवाता हूँ, क्योंकि यार बड़ा टेक्निकल किस्म का सिलेबस है, अगर एक बच्चे ने इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन का आंसर लिख दिया लेटर 2 में, उसको -7 मिलेंगे। एक बच्चे ने अगर लेटर 2 का आंसर लिख दिया फॉलोड बाय में, उसको -10 मिलेगा, 1 मार्क भी नहीं आएगा क्योंकि आपने सिर्फ एक फ्रेज को मिसअंडरस्टूड किया या मिसअंडरस्टैंड किया। तो मेरा बच्चा फ्रेम का मतलब, जब भी मैं फ्रेम दिखवाऊंगा इसका मतलब होगा स्टार्टिंग ऑफ द आंसर एंड एंडिंग ऑफ द आंसर, कि ये सवाल कहां से कहां तक जाएगा। तो ये जो फ्रेम आंसर जो हम लिखने लगे हैं उसका फ्रेम है ईयर 570 AD, और ये 570 AD से चलते 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 ये आंसर खत्म कहां पर होगा 610 AD। तो प्लीज मुझे एक बार टाइप करके भेज दो फ्रेम का मतलब क्या है। फ्रेम मींस स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द आंसर। फ्रेम मींस स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द आंसर। मुझे एक बार लिख के बता दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। फ्रेम का मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द आंसर। ठीक है भाई, अभी कॉपी करो, लिखो फ्रेम लिखो, बल्कि एक बार लिखने से पहले समझ लो। तो मैं ये आंसर स्टार्ट करता हूँ। इस आंसर का फ्रेम क्या हुआ, पैराग्राफ नंबर 1 में आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द बर्थ ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। फिर प्रॉफिट पीस अपॉन हिम इज गोइंग टू लिव विद हजरत हलीमा सादिया। उसके बाद नबी इस्लाम वुड बी स्पेंडिंग few years with his mother Hazrat Amna. Then he is going to, for a couple of years he is going to live with Hazrat al-Muttalib, and then eventually he would come under the care of his beloved uncle named Abu Talib. तो P1 में प्रॉफिट की एज 1 से एज 8 साल की जिंदगी डिस्कस करूंगा। फिर पैराग्राफ नंबर 2 जब आएगा तो अपब्रिंगिंग बाय अबू तालिब में एक बड़ा जो है वो सफर आएगा प्रॉफिट का, व्हेन ही वाज गोइंग टू द सिटी ऑफ सीरिया, और बसरा में बहीरा से मुलाकात हो गई।
फिर प्रॉफिट जब टीनेजर थे तो प्रॉफिट ने एक बैटल में पार्टिसिपेट किया था, उस बैटल का नाम था फजार बराज, या तो फजार वॉर्ड लिखा है तो बैटल का नाम फजार बराज है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फजार बराज में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रॉफिट की एज तकरीबन 19 या 20 साल की है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने 19 या 20 साल की उम्र में जो पार्टिसिपेट किया वो एक ट्रीटी में पार्टिसिपेट किया मेरा बच्चा। उस ट्रीटी का नाम था हुल्फुल फुजूल। हुल्फुल फुजूल नामी ट्रीटी की तफसीलात तो मैं बाद में बताऊंगा। अब ये प्रॉफिट की एज 9 से लेके एज 20 तक का पैराग्राफ है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज अब हो गई है 22 और प्रॉफिट की पहली मुलाकात हज़रत खदीजा से हो गई है। उस पहली मुलाकात के बाद जो है वो कई बार मीटिंग्स होती रही, कल मैंने आपको बताया था। और व्हेन ही वाज 25 ही मैरिड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सो प्रॉफिट भी उनकी मैरिज है हज़रत खदीजा से इस ईयर में। फिर प्रॉफिट 35 के हैं, ब्लैकस्टोन का इवेंट आएगा और इस 25 और 35 के बीच में जो बहुत सिग्निफिकेंट हैपनिंग थी वो ये कि प्रॉफिट एंड हज़रत खदीजा दे टुक केयर ऑफ हज़रत अली, क्योंकि हज़रत अबू तालिब वाज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस और वो फाइनेंशियल क्राइसिस में अबू तालिब के दो साहबजादों को जो है वो दो हज़रत ने जो है वो उनकी परवरिश की जिम्मेदारी दी। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत जाफर बिन अबू तालिब की परवरिश की। तो ही हज़रत जाफर वेंट इनटू द कस्टडी ऑफ हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और साइमल्टेनियसली हज़रत अली केम इन अंडर केयर ऑफ हज़रत मोहम्मद एंड खदीजा बोथ। तो ब्लैकस्टोन का इवेंट में प्रॉफिट वर्कड एज एन आर्बिटर, कल का ही हमारा टॉपिक था। फिर उसके बाद व्हेन प्रॉफिट वाज 40 he was more into meditation and while meditating in Cave Hira he received the first ever revelation। तो ये हमारे पास जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो पहले 40 साल की जिंदगी के मेन इवेंट्स हैं। तो याद रहे कि उसमें जब उसने बोला है कि मेन इवेंट्स को हाईलाइट करना है तो मेन इवेंट्स आ गए यहाँ पर। अब आप फ्रेम से लेके पीछे तक जल्दी कॉपी करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। टॉपिक लंबा है, तेज काम करना है। फ्रेम से लेके एंड तक जल्दी से कॉपी करना है मेरे बच्चा। पहले लिखिए फ्रेम 570 AD till 610 AD। पैराग्राफ नंबर 1 बर्थ एंड अपब्रिंगिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आगे प्रॉफिट मोहम्मद भी लिख देना, बर्थ एंड अपब्रिंगिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। जी क्वेश्चन के नीचे मिस्टर उबैदुल्लाह जहां पर हमने सवाल लिखा है ऐसे यहाँ पर इस तरह से, मेरा लिखना जरूरी नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, आप ही लिख लें। सबसे पहले आ जाएगा फ्रेम और उसके नीचे आ जाएंगे पैराग्राफ्स। फ्रेम आ गया और पैराग्राफ्स। अपब्रिंगिंग बाय हजरत अबू तालिब, फिर बहीरा, फजार वॉर्स, लेकिन हम उसमें 4 वॉर्स डिस्कस करें या एक डिस्कस करें वो हमारी चॉइस होगी। और एक ट्रीटी है जिसको ट्रीटी को हुल्फ यानी पैक्ट को भी हुल्फ ही बोलते हैं। हुल्फुल फजूल, फजूल क्यों बोलते हैं इसको ये आप स्टोरी में समझेंगे। मैरिज विद हज़रत खदीजा, इवेंट ऑफ ब्लैकस्टोन और द फर्स्ट रेवलेशन। बेटा हम पेज नंबर 6 पर काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन नवाज या मोहम्मद हसन नवाज। अच्छा जी, अगर आप गौर करें तो अभी हमने लेडर टू का एक फ्रेज हाईलाइट किया था, तो लेडर टू का मतलब भी आपको लिखना पड़ेगा। मुझे जल्दी से बताओ किसको समझ में आया। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो लिख चुके हैं वो जल्दी जवाब देते हैं। यार लेडर टू का मतलब क्या होगा? इवेंट्स, पोस्ट इवेंट्स यानी इवेंट्स ऑफ, या प्री इवेंट्स, इवेंट्स बिफोर। लेडर टू का मतलब क्या होगा? इवेंट्स ऑफ या इवेंट्स बिफोर? जल्दी बता दो, लेडर टू का मतलब क्या है? इवेंट्स बिफोर। चलो पेज के टॉप पर प्यारा प्यारा सा लिखते हैं। तो अगर मैं कहूँ डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ करबला, तो आप मुझे करबला के वाकयात बताएंगे जब हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला करबला पहुंच गए हैं। तो उसमें आप जो है वो मुहर्रम की आखिरी तारीख जो है उनके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स दैट लेड अप टू द मार्टरडम ऑफ हजरत हुसैन, तो आप हजरत हुसैन की शहादत तो डेफिनेटली 10 मुहर्रम को करबला में हुक्के मकाम पर हुई थी, लेकिन आप मुझे शहादत के वाकयात कम और उससे पहले के वाकयात, जिसमें हजरत मुस्लिम बिन अकील का किस्सा था, जिसमें इब्ने ज़ियाद के जुल्म थे, जिसमें यजीद की फोर्सेस खाना था, उमैया ट्रूप्स ने अलग अलग टाइम पे आपका जो है बिसीज किया, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो लेड अप टू अगर आ जाए तो ऐसे सवाल आता है, डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स दैट लेड अप टू द मार्टरडम ऑफ हजरत अली, दैट लेड अप टू द मार्टरडम ऑफ हजरत उस्मान। तो उस्मान की शहादत वाला लेड अप टू वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मशहूर है। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में लेड अप टू का मतलब होगा इवेंट्स बिफोर। ही हो गई मेरा बच्चा पहली बात आपसे। अब जरा एक बात ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बात इतनी टेक्निकल है। एग्जामिनर साहब ने बाकायदा मेरे पास वो बुक अगर सामने रखी हुई है, ये देखो,
सो ये सबसे थिक किताब जो आपको मेरी तरफ से मिलेगी वो जो है एग्जाम गाइड के नाम से है। ये एग्जाम गाइड आपको ऑब्वियसली मार्च और अप्रैल में मिलती है, इसमें अपडेट्स बहुत सारी होती है, इसमें मिनिमम 50 या 40 पेजेस हर साल ऐड होते हैं। तो शुरू तो जनाब जो है वो 60-70 पेजेस से हुई थी और आज तकरीबन 200 पेजेस की किताब हो गई है। एग्जाम गाइड में मैंने लास्ट में एक जो है वो पेज शेयर किया हुआ है, वो पेज जो है उसमें एग्जामिनर ने कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस लिख के दिए हैं। वो जो रिसोर्स है, वो जो मटेरियल है, वो एग्जामिनर की तरफ से प्रेजेंटेड है और पब्लिश्ड है। उसमें एग्जामिनर ने कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस लिखे हैं और उसने एक्सप्लेन किया है साथ में कि व्हेन आई एम यूजिंग दिस टर्म इन द पार्ट ए आंसर तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, और इस टर्मिनोलॉजी का मतलब पार्ट बी में मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं। अब ये वाली बात स्टूडेंट्स को समझना जरूरी है, टीचर को पता हो ना पता हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, टीचर ने इम्तिहान नहीं देना है। तो यहाँ पर उन वर्ड्स की लिस्ट आपके सामने एग्जाम गाइड में ऑफिशियली आ जाएगी, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो मैं हो सकता है कि उसको एक पीडीएफ बना के भेज दूं आपको, लेकिन अभी वादा नहीं है, ये फिर मैं मंडे को ही करूंगा जब मैं फारिग हूंगा बिल्कुल। तो उन वर्ड्स और फ्रेजेस में 3 वर्ड्स या फ्रेजेस के बारे में मैं आपको बताता हूं जो क्वेश्चन ए में यूज होते हैं। कभी एग्जामिनर एक क्वेश्चन में एक ही इवेंट पूछते हैं। अभी कुछ टाइप मत करना, बहुत ध्यान से समझना है बात, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें कहीं लिखी भी नहीं होती। जो भूल गए वो सर के नोट्स में मिल जाएगा, पर ये जो सर खुरम बता रहे हो टेक्निकल बातें नोट्स में कहीं नहीं लिखी होती। एक क्वेश्चन में एट टाइम्स एग्जामिनर आस्क्स वन इवेंट, और एक इवेंट पूछने में एग्जामिनर यूजुअली जो टर्म यूज करते हैं वो है डिस्क्राइब। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ पॉपर्स माइग्रेशन, डिस्क्राइब द मेन इवेंट ऑफ केव हिरा, डिस्क्राइब द बैटल ऑफ बदर। एक इवेंट है, एग्जामिनर बोला, एग्जामिनर ने उसके लिए वर्ड यूज किया डिस्क्राइब। नाउ यू नीड टू रिमेंबर एंड मेमोराइज विद मी, डिस्क्राइब बोले तो लंबी कर, describe बोले तो लंबी कर। Whenever examiner is using the term describe, you need to give extensive details of every fact or every event you are sharing in your answer. तो describe लंबी कर, हर बात की तफसील में जाने की जरूरत है और लिखना भी पड़ेगा। लेकिन there are times when examiner chooses to assess 2 events in one answer या in one question. तो जब वो 2 इवेंट्स पूछेगा, एग्जामिनर हैज अ फर्म आइडिया कि यार ये 2 इवेंट 17 मिनट्स में नहीं हो सकते, तो फिर एग्जामिनर साहब थोड़ा लिहाज और मुरवत रखते हुए स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यार डिस्क्राइब मत करो, एक काम करो, इवेंट्स 2 हैं, टाइम कम है, तो यू शुड बी डूइंग व्हाट, ब्रीफली डिस्क्राइब। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। 2007 का क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ केव हिरा एंड केव सॉर। अगर खाली केव हिरा आएगी तो बोलेगा डिस्क्राइब करो, लेकिन केव हिरा और केव सॉर दोनों के इवेंट्स आएंगे तो उसमें एग्जामिनर बोलेगा ब्रीफली डिस्क्राइब करो। मतलब अब जब ब्रीफली डिस्क्राइब आ गया तो उसका मतलब क्या होगा, थोड़ी लंबी कर। डिस्क्राइब लंबी कर, ब्रीफली डिस्क्राइब थोड़ी लंबी कर। तो नाउ व्हेन यू आर कवरिंग द स्टोरी ऑफ केव हिरा इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सो उसमें हर बात की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को स्किप या कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा जा सकता है। डिस्क्राइब लंबी कर, briefly describe थोड़ी लंबी कर। लेकिन there are a lot of questions in past papers and many times examiner would be asking the questions that are going to concern many years, or at times these questions will be of many decades as well. तो कभी एक सवाल में हजरत उमर की पूरी 10 साल की कैलिफेट पूछ ली जाती है, और कभी एक ही क्वेश्चन में हजरत उस्मान की 12 इयर्स की कैलिफेट, इसमें एक्सपेंशन भी है, इसमें झगड़े भी हैं, उसमें रिबेलियन भी है, उसमें न जाने क्या क्या है, वो 12 साल की स्टोरी पूछ लेता है। कभी एक ही क्वेश्चन में वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 इयर्स की मक्की लाइफ पूछ लेता है, कभी एक क्वेश्चन में प्रॉफिट की 10 इयर्स की मदनी लाइफ पूछता है, और कभी यहाँ पर जो सवाल आपके सामने है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ली लाइफ 40 इयर्स की पूछता है। तो भाइयों और बहनों, अगर मैं और आप ये 40 इयर्स की स्टोरीज को डिस्क्राइब करने के लिए बैठ गए, तो मेरे सामने लाइब्रेरी में रखी भी नहीं है किताब पूरी कदम ब कदम के नाम से, वो पहले 40 साल जो है उसमें वो डिस्क्राइब हुए हैं और वो पूरी किताब बन गई। तो डिस्क्राइब करने बैठे तो मेरा बच्चा पूरी बुक लिखनी पड़ेगी, और 17 मिनट्स में बुक नहीं लिखी जा सकती, बल्कि हम ब्रीफली डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। तो ऐसी मौकों पर और ऐसी सूरत हाल पर एग्जामिनर को जब पता है कि भाई मैंने क्वेश्चन जो है डेकेड्स का पूछा है, तो एग्जामिनर यहाँ पर जो वर्ड या फ्रेज यूज करते हैं वो या तो होता है आउटलाइन या तो होता है ट्रेस। तो जब भी एग्जामिनर बोले ट्रेस या फिर आउटलाइन, तो ट्रेस और आउटलाइन दोनों का मतलब सेम है। वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाऊंगा उसने एग्जामिनर ने ये बात लिख के दी है। तो एग्जामिनर कह रहा है जब भी मैं बोलूं ट्रेस या आउटलाइन तो इसका मतलब है कुछ भी कर, लंबी ना कर। अब आपको सिर्फ मेजर चंक्स लिखने पड़ेंगे, अब आपको तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट और फिनिश योर आंसर विद इन द गिवन और प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो अब हमने हजरत हलीमा सादिया का टॉपिक डिस्कस किया था द डे बिफोर यस्टरडे। तो हजरत हलीमा सादिया का लेक्चर ही तकरीबन 35 to 40 मिनट्स का था। फिर उसके आंसर को लिखने के लिए कोई बैठे तो वो आंसर ही तकरीबन 10+ मिनट्स का होता है। तो हजरत हलीमा सादिया का टॉपिक जब डिस्क्रिप्शन या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आएगा तो यू आर सपोज्ड टू कवर द होल स्टोरी इन 17 और 10 मिनट्स।
लेकिन अगर आज के इवेंट में हजरत हलीमा सादिया आएंगी तो आज हजरत हलीमा सादिया के इवेंट को डिस्क्राइब नहीं बल्कि आउटलाइन करना है। आउटलाइन का मतलब ये होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन 1.5 या 2 या 3 पेजेस की थी, अब वो इन्फॉर्मेशन 3 लाइन की हो जाएगी। तो जब भी एग्जामिनर आउटलाइन या ट्रेस बोले, उसका मतलब है कुछ भी कर लंबी ना कर। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जल्दी से जवाब दो, so that I will be able to understand कि आपको मेरी बात पहुंच गई कि नहीं। जब भी एग्जामिनर किसी एक इवेंट के लिए डिस्क्राइब बोले तो जल्दी बताएं, डिस्क्राइब बोले तो लंबी कर, तो उसमें आपको हर इवेंट की डिटेल्स जो है प्रोवाइड करना लाजमी है। लेकिन एट टाइम्स एग्जामिनर एक क्वेश्चन में 2 इवेंट्स पूछते हैं, जब वो 2 इवेंट्स पूछते हैं तो वो ब्रीफली डिस्क्राइब की टर्म या फ्रेज यूज करते हैं। तो ब्रीफली डिस्क्राइब का मतलब क्या है? ब्रीफली डिस्क्राइब का मतलब क्या होगा? थोड़ी लंबी कर। डिस्क्राइब में हर डिटेल देनी है, ब्रीफली डिस्क्राइब में कुछ डिटेल्स देनी है, कुछ डिटेल्स को समराइज या कंसाइज किया जा सकता है। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर साहब एक क्वेश्चन में डेकेड्स या 1 डेकेड या ईयर्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो ऐसी सूरत में एग्जामिनर ट्रेस या फिर आउटलाइन का वर्ड यूज करते हैं। ट्रेस और आउटलाइन का मतलब क्या है? ट्रेस और आउटलाइन का मतलब क्या है? कुछ भी कर, लंबी ना कर, यानी कि इसमें आपको पॉइंटर्स देने हैं, आपको बुलेट्स देने हैं, आपको तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा बच्चा प्लीज पेज के टॉप पर ये दूसरी बात भी लिख लीजिए। तो ट्रेस और आउटलाइन का मतलब क्या होगा? वेरी 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 ब्रीफली, मतलब चुनने के पुन्ने का टुन्ना, इतना मुख्तसर लिखना है कि मुख्तसर की डेफिनेशन को भी शर्म आ जाए। और मैं जब आपको अभी कहानी सुना के आउटलाइनिंग का तरीका सिखाऊं, बिकॉज यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि ये आउटलाइन कैसे होता है, वो मैं आपको अभी आज की ही लेक्चर में 2 से 3 एग्जांपल्स बहुत क्लियर दे दूंगा। तो ट्रेस हो या आउटलाइन हो, इसका मतलब है चुनने के पुन्ने का टुन्ना। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वेरी 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 ब्रीफली। लेकिन ये वेरी वेरी कुछ ज्यादा ही हो रहा है और ये काफी परेशान कर देगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, वेरी वेरी ब्रीफली, और मेरी जबान में इसको बोलते हैं चुनने की पुन्ने का टुन्ना, बे इंतहा मुख्तसर। जरूर बेटा हमने क्लास के स्टार्ट में पढ़ लिया अब्दुल्ला की। जी हुदा, बहुत सारे स्टूडेंट से प्रिसाइज आंसर नहीं लिखा जाता, इसलिए फिर मैं अपना जो है वो रिसोर्स जो डिटेल्ड शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं साल के एंड में एक बुक देता हूँ, उसका नाम रिव्यू बुक है, उसमें प्रिसाइज आंसर्स होते हैं। फिर स्टूडेंट्स जो है वो एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले पूरा रिव्यू करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक सुपर रिव्यू बुक भी देता हूँ। अब वो करीब मौजूद होती तो मैं दिखा भी देता। सुपर रिव्यू बुक तो बहुत ही मुख्तसर होती है, तो वो मेरा काम है। ये मसाइल मेरे ही, आपके मसाइल नहीं है, इस चीज को छोड़ देते हैं। तो हमारे 3 पैराग्राफ हो गए। अब मैं कहानी आपको जब सुना दूंगा तो उसके बाद आप जो है वो बात को आगे लेके चलेंगे। तो मेरे बच्चा एक बात याद रखिएगा, in the initial stage I need to teach you guys with several examples कि यार ये डिस्क्राइब और आउटलाइन में क्या फर्क होता है। देखो, being a student you need to you have to have the knowledge of each and everything। आपको तमाम बिट्स और डिटेल्स पता होनी चाहिए। फिर आपको तमाम डिटेल्स के साथ जब जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो एग्जामिनर ने डिस्क्राइब बोला डिस्क्राइब कर देंगे, आउटलाइन बोला आउटलाइन कर देंगे, पता सब होना चाहिए। तो बीइंग अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है यार, बच्चे को हर नॉलेज देनी है, हर कहानी बतानी है और हर तरीका भी समझाना है। तो मैं आपको पहले कहानी तफसीली सुनाता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ, फिर आई विल बी गिविंग यू द एग्जांपल्स कि यार इसको आउटलाइन कैसे करते हैं। उम्मीद है तब तक जो है वो डिस्क्राइब का और आउटलाइन का फर्क प्रैक्टिकली और लेंथ वाइज भी समझ में आ जाएगा। सो मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ, कोई टाइपिंग नहीं करेगा, मुझे इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in the year 570 AD. The year 570 AD, when Prophet peace was born, he was born as an orphan because 4 months before the birth of Hazrat Muhammad peace upon him, Anna radhiyallahu anha, she was expecting Hazrat Muhammad peace upon him. Prophet's biological father Hazrat Abdullah, he decided to have a trade visit to the city of Syria. He had gone to Syria and now he was having a return journey from Syria to Makkah. On his way back to Makkah, Hazrat Abdullah stayed and halted in a place called Medina, क्योंकि वहीं आपका जो है वो इन-लॉज का घर है, क्यों हज़रत आमना का ताल्लुक मदीना से था। Abdullah stayed at Medina or halted at Medina. There he fell sick and he died and he was buried there. So 4 months later, when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, he was born as an orphan because his father already died before his birth. So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the year 570 AD, when he was born as an orphan. This year 570 AD is also known as the year of elephants. Now this is called the year of elephants because of one man named Abraha. Abraha, who was the king of the year of elephants. 570 AD is called the year of elephants because of one man named Abraha. Abraha, who was the king of Yemen. Abraha was told by his wazirs and mushirs that
inside the city of Makkah, there's a holy place called the building of Kaaba. Over the building of Kaaba, there's a heavenly stone called the black stone. Because of this building and because of this stone, the finance and the prestige of Makkah are absolutely strong. गौर से सुनना, उसके वजीर और मुशीर यानी कि उसके कंसल्टेंट्स और उसके मिनिस्टर्स को बोल रहे हैं कि भाई एक बिल्डिंग काबा की वजह से काबा मक्का की प्रेस्टीज हो या मक्का के फाइनेंस हो, they are so strong and they are so high. So Abraham was told by his Wazir and Mushis that inside the city of Makkah, there's a holy place, a holy sanctuary called the building of Kaaba. And because of one building, the prestige of Makkah is really high, and Makkah is recognized all over Arabia and beyond Arabia. And not only that, the finances of Makkah are also absolutely strong. अब ये बात जो है कॉमर्स वाले तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम तो साइंस कॉमर्स आर्ट सबको पढ़ाते हैं, तो जरा गौर से समझ लीजिए काबे से कैसे फाइनेंस हाई हो सकते हैं. हर वो जगह जहां पर टूरिज्म ज्यादा होगा, जहां टूरिस्ट ज्यादा आएंगे, तो वो दूसरे इलाके का पैसा इस इलाके में लाएंगे, यहाँ शॉपिंग वगैरह करेंगे तो पैसा खर्च करेंगे. अब वो मैं जब अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवालात में से एक सवाल पे बहुत ज्यादा फोकस करके पूछा कि ये बताइए खुरम साहब, आप वहां रहेंगे कितना अर्सा. मैंने कहा जी 2 महीने रहूंगा, समर ब्रेक है, समर वेकेशन गुजार लूंगा. कहने लगे ये बताओ वहां पर पैसे कितने खर्च करोगे. मैंने कहा जी इरादा तो $10,000 का है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर. सो 10 वो जानना ये चाहता है कोई भी जो है एम्बेसडर किसी भी कंट्री का, वो कहता है कि भाई तुम मेरे मुल्क आओगे, पैसा कितना लाओगे, कितना पैसा खर्च करोगे. जब दूसरे मुल्क का पैसा किसी और मुल्क में खर्च करेंगे तो वो मुल्क अमीर हो रहा होगा. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर यहाँ पर जो है वो जिस इलाके में टूरिज्म ज्यादा है वहां के फाइनेंस हमेशा हाई होंगे और टूरिस्ट की कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी. तो मुझे आप जल्दी से एक बात बता दीजिए कि पाकिस्तान में टूरिज्म तो बहुत लो है और जमाने से बहुत लो है. उसकी वजह जो है यहाँ पर जो है वो टेररिस्ट अटैक्स थे. तो मुझे बताओ पाकिस्तान की फाइनेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है या वीक है. पाकिस्तान की फाइनेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है या वीक है. वीक होने की वजह क्या है, यहाँ पर टूरिज्म ज्यादा है या ना होने के बराबर. और वो कश्मीर में भी जाना चाहते हैं तो कश्मीर में भी वो भाई साहब इंडिया ने जो है वो मस्ती करके रखी हुई है. अब जल्दी से बताओ दुबई के जो फाइनेंस है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग. दुबई जल्दी बताओ, टाइम कम है, आगे बढ़ना है. वीक है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग दुबई के फाइनेंस स्ट्रॉन्ग क्यों है, दुबई के फाइनेंस स्ट्रॉन्ग क्यों है. और आजकल जो है वो टर्की के वो अर्तगल की बात और कहानी बढ़ गई, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं और वो जो है वो कौन है यार जिसका कुलाड़ा था, भूल गया उसका नाम, तुर्को का कुलाड़ा देखने के लिए जा रहे हैं. सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो है जहाँ टूरिज्म ज्यादा होगा वहां के जो अल्लाह का भला करे जो है वो फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हो गई. तो जनाब जो सिटी ऑफ मक्का है वहां पर एक टूरिस्ट स्पॉट है throughout the year to for the performance of minor major pilgrimage. लोग मक्का जा रहे हैं काबे का विजिट करने और वहीं पर आके पैसा खर्च कर रहे हैं. तो मक्का के फाइनेंस स्ट्रॉन्ग थे, हैं और क़यामत तक रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहां पर बहुत बड़ी अट्रैक्शन है तमाम मुसलमानों के लिए. दैट इज द होली सैंक्चुरी कॉल्ड काबा. अब जब कोई शख्स जो है जमाने पहले, मतलब तो जितनी भी मूवीज वगैरह आप देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान का बड़ा जिक्र आता है एज अ टेररिस्ट जो है वो टेरिटरी. लेकिन द पॉइंट इज के जमाने पहले 20 साल पहले वो ट्रैवल करता था तो उससे जाके किसी इलाके में बता रहा जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. तो पीपल यूज्ड टू ऑफन दे यूज्ड टू आस्क एंड दे वर लाइक कि पाकिस्तान ये क्या होता है, ये कहाँ होता है. तो बताना पड़ता था भाईजान हम इंडिया के पड़ोसी हैं, भाईजान हम दुबई के पड़ोसी हैं, या वो जो आपने सुना होगा रशिया, बस हम उनके आसपास ही कहीं रहते हैं. लेकिन अब पाकिस्तान तो जहां लोग आते हैं ना उस जगह को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसकी जगह पूरी दुनिया में जब जाके बात करते हैं तो वो जगह मशहूर होती है, उसकी रिकॉग्निशन बढ़ती है. तो जब whenever people used to very often and seldom they used to come to the city of Makkah for to visit the holy building of Kaaba, whenever they went back to their towns and areas which were in Arabia or beyond Arabia, they used to speak highly, or they used to speak pretty much about the city of Makkah. तो ये मक्का की प्रेस्टीज भी हाई हुई, मक्का की रिकॉग्निशन भी हुई. दूर दराज तक के लोग कोई इलाका जानते हो ना जानते हो, मक्का जानते, वजह क्या है, काबा. So now listen very closely. Abraham was told because of the building of Kaaba, the finance and the prestige of Makkah are absolutely high. लेकिन भाईजान, Abraham was not the king of Makkah. Abraham was the king of Yemen. Abraham wanted same level of financial stability. Abraham wants same level of recognition and prestige for his town, the town of Yemen. And to have these, Abraham made another building of Kaaba, which is called the artificial building of Kaaba. तो आर्टिफिशियल बिल्डिंग ऑफ काबा में अब्राहा ने असली काबे में जो ब्लैक स्टोन था उसके मुकाबले में क्या चीज लगाई, उसको हम लोग, मेरा बच्चा बोलते हैं यमनी याकूत. तो याकूत पत्थर लगा दिया. अब एक नहीं दो काबा हो गए. So obviously in those times, which were the years, which was a dark period, those were the years of ignorance. In those years,
people, the ideology and the religious ideology of the people, they were already corrupted. So when another Kaaba was built and made by Abraha, so it resulted in the division in the, you know, the visitors. Half of the visitors and half of the pilgrims continued going to the actual building of Kaaba in Makkah, and half of the people unfortunately started going to the artificial building of Kaaba made by Abraha. अब यहाँ पर मजहब पे भी हमला हो गया और वैल्यूज पे भी हमला हो गया. अब जब दो काबे बने तो इधर एक अरबी which was called a pure Arab, he reacted. अब वो रिएक्शन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप अरबी को समझो. ये जो अरबी लोग होते हैं, हम तो अजमी हैं, जो नॉन अरब्स हैं वो आजमी कहलाते हैं, जो अरबी हैं वो अरबी कहलाते हैं. सो यहाँ पर थिंग इज कि अरब्स जो हैं, स्पेशली सऊदी अरब के जो अरब्स हैं, या स्पेशली जो कुरैश से जिनका जाके शजरा मिलता है, ये कभी भी दो बातों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. और वो दो बातें उनका एक्चुअली फखर है, घमंड तो नहीं कह सकते, वो तो बात फिर एरोगेंस की तरफ चली जाती है. इनका फखर है, दे आर सो प्राउड ऑफ दैट. और वो चीज क्या है, वो दो चीजें ये हैं कि नंबर वन, they are so they feel so honored that वो उस नस्ल में पैदा हुए जिस नस्ल में अल्लाह की प्यारी जात ने दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्यारे इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया. बात तो काबिल फख्र है. अब किसी बच्चे से पूछो आपका नाम क्या है, तो कहता है सैयद हसन रजा. अच्छा, सैयद पे ना जरा जोर देगा, वो आप कभी सैयद या सैयदा से बात करें तो वो जरा जोर देके उस पर बात करेगा, क्योंकि वो उसका फख्र है. हम कहते हैं भाई खैरियत तो है, हसन रजा नहीं, सैयद में बड़ा फोकस था. तो कहेंगे भाई बात तो फख्र की है ना, मेरा शजरा नसब जाके नबी अलैहि सलाम से जाके मिलता है. तो बात समझ में आ गई. सो पता चला कि जी अरब जो हैं वो भी इस बात पे जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिकॉज they feel honored that they are born in that generation, that nasl which was obviously the bloodline of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. दूसरी बात जिस पे अभी कभी कॉम्प्रोमाइज करता था है न कभी करेगा, वो बात है वो ये कि अरबी कहता है कि भाई आप कितने ही क्यूट क्यों ना हो, आप कितने ही अमीर ही क्यों ना हो, आप कितने ही खुश नसीबी क्यों ना हो, आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, आपके पास वो हो ही नहीं सकता जो हमारे पास है. एंड दैट इज द बिल्डिंग ऑफ काबा. बात तो सच है. कोई बंदा कितना ही अमीर हो जाए, बिल गेट्स की फूफी का बेटा हो जाए, वो काबा तो नहीं खरीद सकता ना. तो ये बात तो काबिल फख्र है. सो व्हेन in front of you, opposite to the actual building of Kaaba, another building of Kaaba was made. The artificial Kaaba was built and constructed. इससे असली काबे की बेहरमती हो रही थी, असली काबे की इज्जत कम हो रही थी. तो this was not tolerated by one of the purest Arabs who felt absolutely annoyed and agitated. And this pure Arab, he wanted to do something against Abraha. लेकिन वो अब्राहा का क्या बिगाड़ लेगा यार. अब्राहा के पास तो बड़ी सी आर्मी मौजूद है, इसको आप आर्मी ऑफ एलिफेंट्स भी कह सकते हैं, और ये इंडिविजुअल क्या बिगाड़ लेगा अब्राहा का. लेकिन obviously he wanted to react of his agitation, so he did what? That pure Arab, one night obviously during dark, he threw some gandagi, he threw some filth inside the artificial building of Kaaba. इस पे गंदगी फेंक के by the next morning the pure Arab, he escaped. The next morning Abraha was told by his spies, his strong man, that this nasty move or this gandagi was thrown inside the artificial building of Kaaba by one of the purest Arabs in the jealousy of the artificial building of Kaaba. Abraha was a man of ego. He was a king with a huge army. Abraha felt hurt, and Abraha made a decision that he is going to take revenge of that particular insult of his Kaaba. And to avenge that insult, Abraha made a declaration and announcement that Abraha is going to destroy the actual building of Kaaba. और यहाँ पर अब्राहा इस रिवेंज के लिए विद द आर्मी ऑफ एलिफेंट्स, और इसी पूरी बड़ी सी आर्मी लेके जब अब्राहा साहब निकले हैं, तो इस आर्मी में जो मशहूर बात थी वो ये, इसमें बड़े बड़े हाथी तो मौजूद थे, पर इसमें अरबिया का सबसे बड़ा हाथी भी मौजूद था. उन भाई साहब का नाम था महमूद. सो विद द आर्मी ऑफ एलिफेंट्स, जिसको आप फ्लॉक ऑफ एलिफेंट्स भी कह सकते हैं, एलिफेंट कैवलरी भी कह सकते हैं, अब्राहा लेफ्ट यमन एंड नाउ ही इज एडवांसिंग विद हिज आर्मी टू द सिटी ऑफ मक्का. मक्का के आउटस्कर्ट्स में 9 माइल्स की डायमीटर 12 माइल्स 3339 9 माइल्स की हदूद के आसपास एक जगह का नाम है अराफात, जहां पर हुजूर इस्लाम ने खुतबा भी दिया था. जब अब्राहा अराफात के करीब पहुंचा तो he camped over there and he is planning to besiege the city of Makkah and then he is going to attack the city of Makkah to destroy Kaaba. तो अब्राहा ने जब यहाँ कैंपिंग की, तो कैंपिंग में वहां पर बहुत सारे लोगों के जानवर घूम रहे थे. उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अबू यानी दादा जान ग्रैंडफादर प्रॉफिट पीस जवान हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे, जो कि उस वक्त बनु हाशिम प्रॉफिट के ट्राइब के चीफ भी थे और कस्टोडियन ऑफ काबा भी थे. अब्दुल मुत्तलिब की कुछ ऊंट वहां पर घूम रहे थे, जो ऑब्वियसली लैंड्स में जाते हैं चराने के लिए, उनकी ग्रेजिंग का काम होता है. तो वहां पर जो है वो अब्राहा ने इन जानवरों को जब कब्जे में लिया, कुछ जानवर जो थे, जो ऊंट, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी अब्राहा ने अपनी कस्टडी में पोजेशन में ले ली. मैंने अब्दुल मुत्तलिब केम टू नो अबाउट इट. मैंने मना किया टाइपिंग करने से, मैं निकालूंगा क्लास से बाहर. मैंने कहा मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं डाइवर्ट होने देना है, यहाँ पर मुझे बहुत तफसील से बात बतानी है. When Abdul Muttalib came to know that his camels were taken in the custody of Abraha, took them forcefully.
So Abdul Muttalib made a decision that he's going to have a word with Abraha. Abdul Muttalib जो है, जो कि बनु हाशिम के चीफ हैं, जो कि सबसे बड़ा कबीला है मक्का का और कुरैश का, और अब्दुल मुत्तलिब काबा के कस्टोडियन भी है, यानी काबा की जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है, जो काबा की रिस्पांसिबिलिटीज अब्दुल मुत्तलिब के पास है. अब्दुल मुत्तलिब came to have a meeting with Abraha. When Abraha was told कि a leader of Banu Hashim and a custodian of Kaaba, Abdul Muttalib is here to have a word with you. अब्राहा की ईगो ये कहती थी, अब्राहा की एक्सपेक्टेशन ये कहती थी कि अब यार अब आ गए हैं, मेरी मिन्नतें करेंगे कि प्लीज प्लीज अब अटैक ना करें, हमसे बात कर लें, पैसे ले लें, आप बड़े आदमी हैं. तो अब्राहा को लगा कि अब्दुल मुत्तलिब is here to beg Abraha not to make an attack on Kaaba and not to destroy Kaaba. लेकिन सीन कुछ और होना था. When Abdul Muttalib had gone inside to have a word with Abraha, Abraha asked Abdul Muttalib, "What have you brought you here?" Abdul Muttalib said that Janabe Allah, when you besieged this city or this area mistakenly or accidentally, you took few of my camels under in your possession or custody. I am here to have my camels back. अब्राहा ने ठीक ठाक किस्म की हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेइज्जती कर दी. कह रहा है, लो जी, काबा के कस्टोडियन को ही काबे से ज्यादा अपने ऊंटों की फिक्र है, तो जब काबे के कस्टोडियन को ही काबे की फिक्र नहीं है, तो मुझ जैसे बादशाह अब्राहा से काबे को कौन बचाएगा. अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जब यहाँ उसने इंसल्ट की, तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा कड़ाकेदार किस्म का जवाब दिया. अब्दुल मुत्तलिब देयर ही सेड टू अब्राहा कि जनाब बात सुनिए, आई एम दी ओनर ऑफ दीज कैमल्स, सो आई एम सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ दीज कैमल्स. As far as Kaaba is concerned, Kaaba का जो ओनर है वो मैं नहीं, अल्लाह की प्यारी पाक जात है, और रब की जात खूब जानती है कैसे अपने घर को की हिफाजत करनी है. मुझे मेरे ऊंट दे, मैं यहाँ से चलता बनूं, काबे का मामला आपके और अल्लाह के बीच में है. तो इसको बोलते हैं तवक्कुल इल्लल्लाह, having extreme faith and having extreme trust in Allah. अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेके तो चले गए, और उसके बाद एक हायर स्लोप पे आपने मेजर जो रेजिडेंट्स ऑफ मक्का थे उनको ले गए कि भाई अब अटैक होने वाला है, जस्ट सी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अब देखिए तमाशा क्या है. तो वहां के लोग जो हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की आइडियोलॉजी में मोनोथीइज्म है, जो सिर्फ एक अल्लाह को मानते और जानते हैं, जैसे हम और आप, उन्हें मालूम है कि भाई जुल्म की इंतहा कितनी भी हो जाए, रब से थोड़ी कोई जीत सकता है. Abraham made a decision that he's going to make an attack on the building of Kaaba. Abraham ने अपनी army of elephants के जो इसके जो commanders थे, he said that to advance to the building of Kaaba to destroy that. अब एडवांसमेंट से पहले यहाँ पर जो है वो अल्लाह की पाक जात का एक बड़ा मामला है, वो ये कि अल्लाह वाहिद जात हैं जो कि दिलों पे काबू रखते हैं. जब आर्मी ऑफ एलिफेंट्स को आगे जाना है, तो उसमें सबसे बड़े हाथी का नाम क्या था, जरा टाइप करके बताओ. व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एलिफेंट इन दैट पर्टिकुलर फ्लॉक और कैवलरी? महमूद. महमूद वाज द लीडर ऑफ द फ्लॉक ना. तो महमूद आगे जाएगा तो उसके पीछे पीछे बाकी हाथी जाएंगे. अब अल्लाह की मखलूक को भी समझ में आ रहा है कि अल्लाह का घर है, महमूद साहब आगे ही नहीं बढ़ रहे. जब महमूद नहीं आगे बढ़ रहा, तो बाकी हाथी कैसे आगे बढ़ेंगे? सारवान कहते हैं उसको, जो कि एलिफेंट को कंट्रोल या मैनेज करता है. तो सारवान जो है, उन्होंने महमूद को सोटियां मारी, महमूद की फंटी लगाई. महमूद साहब कह रहे हैं मैं नहीं जाना. जैसे ही महमूद का चेहरा मोड़ेंगे या उसका रुख करेंगे सीरिया यमन की तरफ, महमूद दौड़े, बाकी हाथी भी दौड़े. लेकिन ये बड़ी मुसीबत रही अब्राहा के लिए. बड़ा फोर्स करके, बड़ी फंटी लगा के, eventually when the gigantic and humongous army of elephants, it was advancing towards the building of Kaaba to destruct Kaaba. भाई काबा तो दूर, काबे की हुदूद के अंदर में आने से पहले ही पहले अल्लाह की प्यारी जात ने, अल्लाह सेंड स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड अबाबील. अब ये स्टोरी तो बचपन से आपने सुनी हुई है. In their beaks, in their paws, they were carrying small pebbles. When these small birds threw those small pebbles on the army of elephants, these pebbles acted more like bombs. और वहां जो धमाके और बर्बादा हुआ, वो ऐसा हुआ जिसके बारे में अल्लाह पाक सूरह फील में बोलते हैं, We made the army of Abraha so shattered that it looked like a bhusa. अब भूसा जो है, वो जो जानवर को खिलाते हैं, वो अगर आप हाथ में उठाएं, मुट्ठी में उठाएं, और आप ऐसे हाथ खोलें, तो वो भूसा जो है बेसिकली वो हाथ से पूरा स्लिप हो जाएगा. तो बताने का मतलब ये कि अल्लाह वर्ड यूज द टर्मिनोलॉजी ओवर देयर कि भाई ये जायंटिक एलिफेंट से, और जनाब हुआ क्या, दे बिकेम लाइक भूसा. अल्लाह ने को चूरा चूरा कर दिया. So because Allah protected Kaaba in this year, when the cavalry of elephants wanted to destruct Kaaba, this entire year is popular and infamous with the phrase called the year of elephants. ये कहानी सुनाते हुए मुझे आपके साथ 15 मिनट हो गए. आपने जो मुझसे कहानी सुनी, मैंने इसको किया है डिस्क्राइब. डिस्क्राइब हो गया है. आपको डिस्क्राइब तो नहीं करना, आपको तो करना आउटलाइन. नाउ दैट्स अ ब्रेकिंग मोड. आई एम गोइंग टू गिव यू द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्शन एंड आउटलाइन. एग्जामिनर कह रहा है भाई तुम्हें कहानी जितनी भी पता है मुझे आउटलाइन कर दो. गौर से सुनना, मैं आउटलाइन करने लगा हूं स्टोरी. आप जब आंसर लिखो, अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है. आप जब आंसर लिखोगे तो आप करोगे आउटलाइन. आउटलाइन ऐसे होता है. Prophet was born in 570 AD as an orphan. This year is known as the year of elephants.
This is because Abraha tried to destroy Kaaba. However, Abraha failed as Allah protected Kaaba. Full stop. खत्म. ये हो गया आउटलाइन. अब ये बताने में 30 सेकंड्स भी नहीं लगे. तो यहाँ पर इतना बड़ा फर्क है डिस्क्राइब और आउटलाइन में. डिस्क्राइब का मतलब लंबी कर, आउटलाइन का मतलब भाईजान कुछ भी कर लेकिन लंबी ना कर. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर ये हो गया हमारे पास डिस्क्राइब और आउटलाइन का एक फर्क. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो मेरे सवालों के जवाब दे देना. So Prophet peace upon now he was born obviously and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is few months old and when he was few months old Hazrat Muhammad sallallahu मैं वापस आउटलाइन करता हूँ. कुछ बच्चे बोल रहे हैं अच्छा लिखना कुछ नहीं है, आउटलाइन में लिखवाऊंगा ना आपको, आपसे समझे कि फर्क कितना बड़ा है. Prophet was born in 578 years in orphan. This year is known as the year of elephants. This is because Abraham made an attempt to destroy Kaaba, but Abraham failed as Allah subhanahu wa ta'ala protected Kaaba. बस इतना सा बता देंगे तो year of elephants और ये outline हो जाएगा. When Hazrat Muhammad was few months old, he was given under the care of Hazrat Halima Sadiya. So that when Prophet is going to spend few years with Hazrat Halima Sadiya, Prophet will be gaining two things. तो हजरत हलीमा की कस्टडी में प्रॉफिट गए थे. सवाल का जवाब देना इज्जत से, बहुत मैंने से पढ़ाया है मैंने. प्रॉफिट बी ऑन द कस्टडी ऑफ हजरत हलीमा सादिया ताकि नबी इस्लाम की जिंदगी में दो चीजें हैं. क्या क्यों रहे प्रॉफिट हजरत हलीमा सादिया के साथ 2 या 5 साल? So that he will be having what kind of physique? कैसी physique होगी हुजूर इस्लाम की? Weaker या stronger? Number one, for a stronger physique, so that when he would grow up, he would be a strong warrior or wrestler. और number two, अगर हलीमा सादिया के साथ प्रॉफिट रहेंगे तो हलीमा सादिया कैसे एक्शन में बात करती हैं? हलीमा सादिया का एक्शन कैसा था? गलत जवाब मत देना. देखो बहुत अलग से फर्क बताएगा. प्योर या प्योरेस्ट? Purest accent of अरबी में बात करती हैं. तो Prophet peace upon him was his purest accent of Arabic language. And number two, for his stronger physique, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was given under the care of Halima Sadiya, could you please tell me, मैं हलीमा सादिया को यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा या आउटलाइन? डिस्क्राइब करूंगा या आउटलाइन? डिस्क्राइब तो मैं कर चुका ना. तो अब देखो दोबारा आउटलाइन की एक और मिसाल आ गई है. When Prophet was given under the care of Halima Sadiya for a stronger physique and for the purest accent of Arabia, she took care of Prophet peace upon him like a mother for around 5 years. मैंने clear किया हुआ है कि 5 या 6 या 4 भी हो सकते हैं. Around 5 years she took care of Prophet Muhammad peace upon him like a mother. After a few years, when she realized that Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life was in danger because few people were trying to abduct Prophet, few people were trying to kill Prophet, and they were, the story of the chest-cutting story of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when she felt she was really concerned about Prophet's security, she eventually returned Prophet to his biological mother named Hazrat Amna. Now Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he was 6 years old, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam accompanied his mom Hazrat Amna to the city of Medina so that they both would be able to see the grave of Prophet's father Hazrat Abdullah, and then the Prophet would be meeting obviously his relatives over there. Prophet Abdullah के नौ से वो Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam का maternal जो खानदान वहाँ पर रहते हैं. Prophet के maternal uncles भी वहीं रहते हैं. When they were done with their trip, now they were having a return journey from Medina back to the city of Makkah. On the way back to Medina, few miles away from the city of Medina, there is a famous place known as Abwa. At Abwa, Hazrat Amna fell sick. At Abwa, she died. At Abwa, she was buried. So now, Hazrat Muhammad was brought back to the city of Makkah by a nurse named Hazrat Ayman. तो हम एक ज्यूरिस्ट की बात सुन रहे थे. आपको पता है ज्यूरिस्ट मुफ्ती को बोलते हैं. वो मेंबर से बयान करते हुए बता रहे थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 17 माएं हैं. अब प्रॉफिट की बायोलॉजिकल मदर तो एक ही थी हजरत आमना, लेकिन बाकी जो 16 खवातीन है वो कौन है? ये वो हैं जिन्होंने प्रॉफिट को बचपन में दूध पिलाया है. और जो दूध पिलाने वाली खातून होती हैं वो फॉस्टर मदर, वो भी अपनी जान जैसी होती है. हजरत हलीमा सादिया, हजरत उम्मे ऐमन है. तो उन 17 में से मुझे कुछ के नाम पता है. उनमें से एक नाम हजरत हलीमा सादिया है और दूसरी नाम हजरत उम्मे ऐमन है. शी ब्रॉट प्रॉफिट बैक from Abba to the city of Makkah. So now, Hazrat Muhammad was given under the care of Prophet's beloved grandfather named Hazrat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib was truly affectionate towards Prophet for these 2 years, and even before these 2 years. Then when Prophet was 8 years old, Hazrat Abdul Muttalib was 90 years old. Abdul Muttalib also passed away naturally. Therefore, eventually, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came under the care of his beloved uncle, Chachu Jan, named Hazrat Abu Talib. अब एक बात को यहां जरा गौर से समझना, और वो ये, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. रिश्बा मैं आपको क्या बोलूं, आपको अल्लाह जो है वो हिदायत दें, और मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा. तो जी हजरत अबू तालिब जो हैं, हजरत अबू तालिब अल्लाह का भला करे, इनको कुछ 3 चीजें मिली हैं. और वो 3 चीजें क्या है? लेट मी जस्ट शो फाइनलाइज देम. अब्दुल मुत्तलिब के पास 3 चीजें थी. वो तीनों की तीनों चीजें अबू तालिब ने जो है इनहेरिट की.
Abdul Muttalib had the custody of Prophet Muhammad peace upon him. Abu Talib inherited that. Abu Talib inherited it. Abu Talib is now having the custody of Prophet. Abdul Muttalib was the chief of Banu Hashim. Now Abu Talib inherited chiefdom, and Abu Talib became the new chief of Banu Hashim. Abdul Muttalib had been having the custody of the building of Kaaba, and now Abu Talib is having the custody of Kaaba. तो यहाँ पर हजरत अबू तालिब को चीफ बताना बहुत जरूरी है बनु हाशिम का, क्योंकि थोड़ी देर बाद एक जंग होगी और उस जंग में अबू तालिब एज ए लीडर आएंगे. तो ये पैराग्राफ नंबर 1 खत्म हो गया. अब अजान जब हो रही होगी तो मैं टाइप करके भेज रहा हूँ, आप भी आराम से लिखते रहेंगे, हम लिखते भी रहेंगे और अजान का जवाब भी लिखते रहेंगे. P1 लिखो, P1 अजान हो रही है, उसके बीच बीच में लिख लेते हैं. इस बार अपनी अम्मी को बता दें कि नोट्स मौजूद है और नोट्स के लिए जो है वो कार्ड लेके जाना या रिसीट लेके जाना जरूरी है, वरना नोट्स इशू नहीं होंगे. तो नोट्स कैंपसेस में मौजूद हैं और आपके सवाल का जवाब देना बनता नहीं था. मैं तो अभी भी नहीं चाहता जवाब देता, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन आई टोल्ड यू दैट आई एम ट्राइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन एंड आई एम ट्राइंग टू हैव मोर पेशेंस एंड टॉलरेंस, मैंने एक ही बात से मना किया था कि लेक्चर के बीच में सवाल मत कीजिएगा. आपने उसके बीच में सवाल पूछ लिया और मुझे रुकना पड़ गया. तो जी नोट्स अवेलेबल हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा इस बात का ख्याल रखिए कि इस तरह से गुफ्तगू नहीं करनी है. मैंने जब एक इंस्ट्रक्शन दिए तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ. तो बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ बिकॉज आप हमारी औलाद जैसे बच्चे हैं, तो समझाना पड़ेगा. ज़ाहिर लड़ना झगड़ना तो नहीं हमने. तो नोट्स लेने के लिए अगर वो जाएं तो प्लीज कार्ड लेके साथ जाएं जो इशू हुआ है. जिसको नोट्स का कार्ड इशू नहीं हुआ है वो फिर रिसीट लेके जाएगा जिसमें उनके पेमेंट का एविडेंस मौजूद है कि उन्होंने पेमेंट की हुई है, ताकि उस रिसीट के पीछे हम लिख दें कि 3A इशू हो गई है और नोट्स के कार्ड्स प्रिंटिंग पर हैं, यानी जाएंगे प्रिंटिंग पे मंडे से इंशाल्लाह. तो फिर आपको नोट्स के कार्ड इन फ्यूचर इशू हो जाएंगे. शी टुक केयर, हजरत हलीमा सादिया टुक केयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम फॉर अराउंड 5 years. When she realized Prophet's life was in danger, she returned Prophet peace upon him to his mother. When she realized Prophet's life was in danger, she returned Prophet peace upon him to his mother. When he was 6 years old, his mother died at Abba. When he was 6 years old, his mother died at Abba. He was brought back to Makkah by a nurse named Hazrat Ummi Iman.
by nurse Hazrat Hind. He, peace be upon him, then came under the care of his grandfather, Hazrat Abdul Muttalib. He then came under the care of his grandfather, Hazrat Abdul Muttalib. When he was 8 years old, his grandfather was 90. His grandfather died naturally. When he was 8 and his grandfather was 90, his grandfather died naturally. Eventually, he came under the care of his uncle, Hazrat Abu Talib, who also became the new chief of Banu Hashim. So eventually he came under the care of his beloved uncle Hazrat Abu Talib, who also became the new chief of Banu Hashim. New chief of Banu Hashim. ये आ गए जी points. 12 points हैं paragraph number 1 के. इसके बाद we'll move towards paragraph number 2. When you type done, then I'll move forward. Page 6 लगा देंगे आगे जी page 6. नहीं जो मैंने बताए पॉइंट्स बस यही आएंगे. ये आउटलाइन हो गया. प्रॉफिट की 8 साल की जिंदगी 12 पॉइंट्स में आउटलाइन हो गई. And let me just assure you guys कि I had this candidate by the name of Huma Abid. Huma जो है 2010 में पेपर देने गई थी कैम्ब्रिज का. And she was that kind of brilliant student कि Huma जो है वो किसी लेक्चर में आपने कोई बात बोली है वो भी अपने आंसर में मिस नहीं करती थी. इतनी जबरदस्त मेमोरी थी और राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी थी. लेकिन फिर हुआ ये कि अल्लाह को भला करे. हुमा जो है उन्होंने 2010 में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और शी वाज सपोज्ड टू बी डन विद दिस आंसर within 5 minutes or within 17 minutes. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुमा का ये आंसर 30 मिनट्स में. और उस साल जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसका A ग्रेड आ सका, A स्टार मुमकिन नहीं था. और बुनियादी वजह यही थी कि ऑब्वियसली ये टाइम इतना ज्यादा खा गया वाला क्वेश्चन कि उसके बाद जो अल्लाह को भला करे वो बाकी क्वेश्चंस इफेक्ट हो गए. So in this particular manner मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास चॉइस में आए तो आपके पास अगर माइग्रेशन का क्वेश्चन है लेट्स से और ये क्वेश्चन है तो आपके हिसाब आपको करना जो है ये क्वेश्चन स्किप करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आसान जवाब इसका लेकिन टाइम इतना ये खा जाता है कि इसकी वजह से पूरा पेपर इफेक्ट होता है. हाँ या तो ये किया जाए you should be done with all your the rest of the 3 questions जो कि आपके क्वेश्चन 1 2 3 आपका हो गया. एक लास्ट क्वेश्चन के आप इसको अटेम्प्ट करें अगर if you are having more than 25 minutes at the end of your exam तो फिर तो ठीक है वरना तो फिर मुनासिब नहीं. तो ये वाला क्वेश्चन टाइम तो बहुत खाएगा और टाइम को बचाना ही है तो फिर आप मेरे वे से और मेरे जो है वो सॉर्टेड या बहुत स्मॉल जो कंसाइज नोट्स है उसको फॉलो करें. नोट से रीडिंग करें डिटेल वाली और फिर ये लेकिन पहली अटेम्प्ट में ये 25 to 30 मिनट्स में ही होगा. एक बार लिखते हैं पूरी जो इन्फॉर्मेशन को समराइज करते हैं सो दैट वी कैन बी कंक्लूसिव कि यार मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एब्जॉर्ब कर ली है एंड इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस दिस नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन within the prescribed time if I can express the information in the piece of paper or not. और अगर उसको हमें नोट डाउन करें तो उस वक्त टाइम नोट नहीं करें. उसके बाद अल्लाह आपका भला करे जो है वो आपको जो है वो टाइम नोट करना होगा. जब एग्जाम्स के लिए आते हैं तो फिर आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करके आते हैं एज पर द टाइम मैनेजमेंट कि यार ये आंसर मुझे याद है लिखना आता है पर क्या मैं इसको 17 मिनट्स में लिख पा रहा हूँ या पा रही हूँ या नहीं. तो बहरहाल ये आपका पैराग्राफ नंबर 1 खत्म हुआ. अब पैराग्राफ नंबर 2 पे बात करते हैं. ये स्टोरी भी थोड़ी सी मुश्किल है स्पेशली फजार वॉर्स के बारे में अगर बात करेंगे और हुल्फुल फजूल के बारे में पर ध्यान से सुनते रहेंगे. लेक्चर में इतनी सारी चीजें याद हो जाती हैं कि बाद में रीडिंग की भी यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है. So when Prophet peace be upon him came under the care of Hazrat Abu Talib जो हैं, he and his wife Fatima, they both were so loving, caring and affectionate towards Hazrat Muhammad peace be upon him
that historians have often mentioned that कि Abu Talib loved Prophet peace be upon him more than his actual sons, more than his own sons, या biological sons. ये भी बात बड़ी मशहूर है कि अबू तालिब never had his meal without the presence of Hazrat Muhammad peace be upon him. This was to ensure that कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो वालिद और वालिदैन का जो वैक्यूम उनकी लाइफ में है वो किसी तरह से फिल अप करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं उनको कोई कमी महसूस ना हो. तो ये भी कुछ जो है वो जाकिरीन होंगे या स्कॉलर्स होंगे आपको बता दें कि अबू तालिब जो है वो जब बैठते थे खाना खाने के लिए आते थे तो वो खाना निकालेंगे, खुद भी नहीं खाएंगे, अपने बेटों को नहीं. सबसे पहले the food or the meal is going to be presented to Hazrat Muhammad peace be upon him. When Prophet would start, then everybody is going to have the meal. अबू तालिब Prophet को पहले खाना देंगे और उसके बाद अपने जो है वो बच्चों को, जो कि एक ही बात है लेकिन ऑब्वियसली इसमें कुछ सेकंड्स या मिनट्स का फर्क है, लेकिन हिज प्रायोरिटी वाज Prophet peace be upon him कि भाई इन बच्चे को बाप जैसा पालना, इनको जो है वो कमी महसूस हो अपने वालिदैन की. तो अबू तालिब हो या उनकी वाइफ फातिमा हो, they gave the fatherly and motherly feelings to Prophet peace be upon him. They were affectionate towards Prophet. तो ये छोटी सी बात बता देना काफी होगा क्योंकि आउटलाइन में ये इन्फॉर्मेशन भी ठीक ठाक है. मैं हजरत मोहम्मद, अब मुझे बताइए बहीरा का किस्सा आ रहा है, डिस्क्राइब करना है कि आउटलाइन? बहीरा का किस्सा आ रहा है, डिस्क्राइब करना है कि आउटलाइन? बहीरा का किस्सा आ रहा है, डिस्क्राइब करना है कि आउटलाइन? आउटलाइन. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 12 years old, accompanied by his uncle Hazrat Abu Talib, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had a journey to the land of Syria. On his way to Syria, Hazrat Muhammad peace on met this Christian monk, priest, pope or father. His name was Bahira. और बहीरा का रियल नेम कल भी कई लोगों ने पूछा, मैं दोबारा याद दिला दूं. His real name was Jurjes. Bahira noticed some strange signs on related to the grove or in Hazrat Muhammad peace be upon him. He saw the turning of the branches. He saw a small cloud trembling and moving with Muhammad peace be upon him. He also saw the trees and stones. They were bowing and they were prostrating to Hazrat Muhammad peace be upon him. Eventually, Bahira also saw there was a mark of prophethood behind the back of Hazrat Muhammad peace be upon him between the two shoulder blades, and it was more like an apple shape. So based on all these signs and having a conversation with Prophet peace be upon him, Bahira certainly and made a prophecy, and with certainty, Bahira predicted and declared to the Makkans that when Muhammad would grow up, he will surely become the Rasul of Allah. In his boyhood मेरा बच्चा कहते हैं लड़कपन के दौर को या फिर टीन एज को बोलते हैं. तो when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a teenager, यानी कि आपकी एज के जब नबी अलैहिस्सलाम थे, so Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam he worked as a shepherd. शेफर्ड कहते हैं उस शख्स को जो कि बकरियां चराता है. अब मैं आपको एक हदीस बाद में सुनाऊंगा, पर मैं आपको एक अजीब सी एक बात बताता हूँ. वो बात जो आप जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि फिर उसको लिंक करें, क्योंकि ये वाली मेरी बात मेरे क्वेश्चन बी में जाके बहुत जोर से और स्ट्रांगली करेक्ट होगी और क्वेश्चन बी का हमारा पहला पॉइंट भी बनेगा. जितने भी नबी आए वो मर्दों में पैदा किए गए. जितने भी नबी आए उन्होंने दाढ़ियां बढ़ाई. जितने भी नबी दाढ़ियां बढ़ाते थे, मूछें जो है छोटी रखते थे. जितने भी नबी आए उन्होंने खुशबू का इस्तेमाल किया. जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई लाइक टू फ्रेग्रेंसेस, मुश्क एंड ऊद. तो प्रॉफिट को मुश्क जो हिरन के पेट से जो है निकलने वाला एक लिक्विड होता है उससे खुशबू बनती है वो, और ऊद जो है बहुत पसंद था. तो लाखों में मिलती है ये वाली जो है फ्रेग्रेंस, क्योंकि वो प्रॉफिट ने पसंद की थी. फिर तमाम नबियों ने खुशबू का इस्तेमाल किया है. तमाम नबी मिसवाक करते थे, ज़्यादा दांत साफ करना जरूरी है, सो टीथ ब्रश से नहीं होता था. जितने भी नबी आए मर्दों में आए. जितने भी नबी आए उन्होंने शादियां की. जितने भी नबी आए उन्होंने खानदानी यानी फैमिली लाइफ गुजारी. जितने भी नबी आए उन्होंने जो है खुशबू का इस्तेमाल किया, मिसवाक का इस्तेमाल किया. अभी बातें सारी समझ में आ रही है, नॉर्मल चीजें यार. अभी इंसान कोई भी देखें तो वो भी शादियां करते हैं, उनकी भी औलादें होती हैं. इंसान टीथ ब्रश करते हैं, मिसवाक करते हैं, इंसान खुशबू लगाना पसंद करते हैं. मुझे नहीं पता आपको कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद है, मुझे अपनी एक फ्रेग्रेंस पसंद है. तो ये सारी मामला तो ठीक है, लेकिन ये बात बड़ी अजीब है. जितने भी रसूल आए तमाम नबियों ने बकरियां चराई हैं. They all worked as a shepherd. Yes, I know that Prophet Muhammad was a trade person as well. लेकिन he initially worked as a shepherd. और जितने भी रसूल आए उन्होंने बकरियां चराई. तो सर खुर्रम, इसके पीछे तो कोई राज होगा. Why in particular this occupation? So इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करने के लिए बैठेंगे तो कोई 8 या 9 रीजंस आपको मिल जाएंगे कि why all these rasuls of Allah they worked as shepherd. लेकिन उनमें से बहुत सारे में से एक नेचर को ऑब्जर्व करना है. अल्लाह की कुर्बत मिलती है और नेचर के इतने करीब हो उतनी जल्दी अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है इंसान. वो मैं आपको सूरज में आगे लिंक करके बताता रहूं. पर एक बात जो हमें पार्ट बी में लेके जानी है वो ये रिकॉर्डिंग्स आ गई हमारे पास. एनीवेज, तो हर नबी ने बकरियां चराई हैं. दे वर्कड एज अ शेफर्ड एंड दे एम्प्लॉयड एज अ शेफर्ड. तो व्हाई वाज दैट सो? उसके पीछे एक वजह है कि उससे पेशेंस कैसे बिल्डअप होता है. बकरी का जो बच्चा है वो बड़ा शरारती होता है, और मैं मिसाल उसकी पेशेंस की देने लगा आपको. तो बकरी के बच्चे को ना बांध नहीं सकते हैं. बांधा तो वो अपनी अम्मी के पास जा नहीं पाएगा, वो दूध पिएगा नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके न्यूट्रिशन का मसला आ जाएगा. तो बकरी के बच्चे को बांध सकते नहीं है. खुला रखेंगे तो बकरी का बच्चा तो शरारती है. अब बकरी के बच्चे को आप जो छोड़ दें खुला, तो उसके बाद वो करेगा क्या? उससे इधर उधर कूदना शुरू कर देना है, पोइंग इधर से उधर, उधर से इधर. आपने बकरी के बच्चे को पकड़ा, उसको खूब झाड़ा, जैसे कि वालिदैन फीड करते हैं ना बच्चों को भी बात,
और उसको बोला इंसान का बच्चा बन, इंसान का बच्चा तो नहीं बन सकता, तो बकरी का बच्चा है। बहरहाल उसको गुस्सा डांट डपट से आपने उसको रोका तो विद इन फ्यू सेकंड्स आफ्टर योर डांट एंड डपट दैट बकरी का बच्चा विल स्टार्ट डूइंग दैट द बकरी का बच्चा इज गुड एट, और वो क्या करेगा, वो हर जगह कूदना शुरू करेगा, पॉइंट पॉइंट यहाँ से वहां। आप 10,000 बार उस पर गुस्सा करें, 10,000 बार बकरी के बच्चे पे आप जो है उसको झड़कें, उसको आपकी जबान समझ नहीं आएगी। इफ यू आर गोइंग टू से इंसान का बच्चा बन, वो नहीं इंसान का बच्चा बन सकता, वो बकरी का बच्चा है। दिस पर्टिकुलर मैटर, इंसान जब जानवर को ट्रीट करता है तो उसको एक बात समझ आती है कि यार ये बेजुबान है, इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, मैं इंसान हूं, तो इसको डील करने के लिए इसको समझाने से बेहतर है मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। दैट इज पेशेंस। मैं खुद सबर कर लूं ना इसकी गलतियों पे या इसके कसूरों पे, क्योंकि वो जानवर है, वो पढ़ा लिखा इंसान थोड़ी है। तो जब जानवर को बंदा ट्रीट करेगा उसमें उसकी तबीयत में बहुत ज्यादा ठहराव, बहुत ज्यादा टॉलरेंस और बहुत ज्यादा पेशेंस बिल्डअप होता है। अब हर नबी ने बकरियां चलाई ताकि उनमें सबर है, और वो सबर उनको बहुत जरूरी चाहिए था, इसलिए ताकि when they would be doing the duty of apostleship, so in that time majority of the time जो है रिएक्शन जो है एग्रेसिव आता था, और वो एग्रेशन का जो है वो मुकाबला पेशेंस और टॉलरेंस से करना है। सर खुरम आप ये कह रहे हैं कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं, they worked as a shepherd, और आप ये कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया, पर हमें कैसे पता चला कि एवरी प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ही वर्कड एज अ शेफर्ड? तो इसके बारे में हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ये आप आज मुझसे पहली हदीस याद करें और हदीस अच्छे से ज़हन नशीं कर लें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, all the messengers of Allah who were sent down they tended sheep, all the, याद करने की कोशिश करना, लिखना नहीं अभी क्योंकि हदीस पूरी होगी अभी। all the messengers of Allah who were sent down they tended sheep, I also looked after the sheep of Quraysh in exchange of qararit. qararit basically currency यानी कि coins हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं कुरैश की बकरियों की देखभाल करता था और उसके एवज में, उसके बदले में मैं उनसे जो है वो पैसे यानी मुआवजा, ये जो उसकी जो वर्थ थी अपने वक्त की, वो लेता था। वो qararit थे, यानी कि करेंसी कह रहे हैं आप उसको। All the messengers of Allah who were sent down they tended sheep. I also looked after the sheep of Quraysh in exchange of qararit. All the messengers of Allah who were sent down they tended sheep. I also looked after the sheep of Quraysh in exchange of qararit. अब जिसको याद हो गया वो टाइप करके भेज देगा। All the messengers of Allah who were sent down they tended sheep. I also looked after the sheep of Quraysh in exchange of qararit. जिसको याद हो जाएगा वो लिख के भेजेगा प्लीज। All the messengers of Allah who were sent down they tended sheep. I also looked after the sheep of Quraysh in exchange of qararit. अगर समझ नहीं आ रहा तो ये सामने स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया। All the messengers of Allah who were sent down they tended sheep. I also looked after the sheep of Quraysh in exchange of qararit. इब्राहिम खैरी ने भेज दी है पूरी हदीस, qararit में उल्टा स्पेलिंग मिस्टेक है, बस बाकी सब ओके की रिपोर्ट है। ये लिख लो क्योंकि बाद में हदीस याद नहीं करोगे इस टॉपिक में, फिर ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन है बच्चा फिर याद नहीं करता, क्लास में याद होगी ये। All the messengers of Allah who were sent down they tended sheep. I also looked after the sheep of Quraysh in exchange of qararit. I also looked after the sheep of Quraysh in exchange of qararit. जी शाबाश, मुझे पता है टाइम लग रहा है इसलिए आई एम वेटिंग, मैं अगले पॉइंट पे स्टार्ट करूंगा। All the messengers of Allah who were sent down they tended sheep. अली इमरान सेंट में टी आएगा, बाकी सब सही लग रहा है। I also looked after the sheep of Quraysh in exchange of qararit. सुलेमान क्यों लिखा भाई? In exchange of qararit. ठीक है सर। Between 580 to 590 AD when हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो प्रॉफिट की एज ग्रुप में के हिसाब से देखें तो he was 10 to 20 years old, तो वो 10 साल की जो जिंदगी थी प्रॉफिट की। In years में there were wars fought in the land of Arabia and these wars are called Fajar wars. सर खुरम, ये जो फजार वॉर है, इस फजार वॉर के लिए कोई और वर्ड है? जी हाँ, sacrilegious wars। यार ये sacrilegious wars सर आप कह तो रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन सर थोड़ा सा मुश्किल लगता है sacrilegious wars, तो इसकी कोई आसान इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाए? जी हाँ, इसकी इजीएस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी अनहोली वॉर्स। तो अरबिया में जो वॉर्स थी, कुछ वॉर्स होली वॉर्स हैं जो कि मजहब के हिसाब से हैं, कुछ वॉर्स जो हैं वो अनहोली वॉर्स हैं जो कि वैल्यूज या मजहब के अगेंस्ट हैं। तो अनहोली वॉर्स को क्यों बोलते हैं? क्योंकि दीज वॉर्स वर फॉट इन होली मंथ्स। ध्यान से सुनिए एक बात,
वरना ये मिक्सअप हो जाती है इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा। So there were 4 months in the land of Arabia, जो 4 months थे, जो 12 महीनों का कैलेंडर था, जिसमें मुहर्रम से वो स्टार्ट होता था, जिलहज में खत्म होता था, जैसे इस्लामिक कैलेंडर है। इन 4 महीनों में 12 महीनों में 4 months were considered as the sacred, यानी कि holy months, sacred होली को बोलते हैं। तो जब भी जंग होती थी तो जंग कभी भी हो सकती थी, पर इन 4 महीनों में हर तरह के एग्रेशन, हर तरह की किलिंग या वॉर्स या बैटल की इजाजत नहीं थी। तो सीक्रेट मंथ्स में जो बैटल शुरू हो गई अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो वॉर्स होली वॉर्स नहीं कहलाएंगी, वो कहलाएंगी अनहोली वॉर्स। ये हमारी वैल्यूज के, हमारे मंथ्स के और हमारे मंथ्स की इज्जत और हुर्मत के खिलाफ है। तो वो 4 महीने जिनमें ये जंगे हो गई, वो बैटल्स कौन सी थी उसको बाद में बात करते हैं। Fajar wars are called sacrilegious, unholy wars because these wars were fought in the holy months, और इन होली मंथ्स में एग्रेशन, बैटल और वॉर्स की इजाजत नहीं थी। तो वो 4 महीनों के नाम हैं फर्स्ट, 7th, 11th एंड 12 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। याद करना मेरे साथ, मुहर्रम, रजब, जिलकद, जिलहज, मुहर्रम, रजब, जिलकद, जिलहज, मुहर्रम, रजब, जिलकद, जिलहज, मुहर्रम, रजब, जिलकद, जिलहज। इसी सीक्वेंस में याद होगा। हम पूरे साल इसको आगे बहुत सारे टॉपिक्स में रेफर करेंगे, बॉयकॉट में भी इसका रेफरेंस आएगा। तो ये 4 महीने सीक्रेट हैं। इन 4 महीने को बोलते हैं मुहर्रम, रजब, जिलकद और जिलहज। एक बच्चा बोल रहा है रमजान क्यों नहीं? प्री इस्लामिक पीरियड की बात हो रही है, और प्री इस्लामिक पीरियड में अल्लाह को खुश रखें, उस वक्त अभी रमजान स्पेशल कब हुआ? जब रमजान में अल्लाह ने कुरान नाजिल करना शुरू किया, यानी शब कदर की रात और रमजान की रात कुरान का नुज़ूल। ये तो तब होगा जब इस्लामिक पीरियड स्टार्ट होगा, व्हेन प्रॉफिट इज गोना बी 40। ये मैं आपको प्रॉफिट की तब की बात बता रहा हूं जब ही वाज 10 to 20। तो ये उस वक्त की बात है। इन 4 महीनों में जो लड़ाई या जंग हुई उसको होली नहीं बल्कि अनहोली वॉर्स बोलते हैं। जैसे खुरम, ये बताइए फिर इन 4 महीनों में जो फजार वॉर है होता क्या था? मतलब इन 4 महीनों में अगर जंगें मना थी तो क्या होता था? तो इन दीज 4 मंथ्स, जब भी होली मंथ्स आ रहे हैं, तो इन 4 मंथ्स में आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का में एक फेयर लगता था। उस फेयर का नाम है फेयर ऑफ उकास। तो ये उकास का मेला जो है ये लगेगा, और इस मेले में क्या होगा? खाना पीना, शॉपिंग और स्पोर्ट्स। देखो बात समझना, मैं हजरत हमजा, हजरत उमर के बारे में आपको पहले भी बताया था, जो हजरत हलीमा के टॉपिक में। हजरत हमजा, हजरत उमर जो है वो रेसलिंग के चैंपियन से, या जो है वो रेसलिंग के चैंपियन से, वो रेसलिंग होती कहाँ थी? वो होती थी ओकास के फेयर में। ओकास का फेयर कहाँ है? इट यूज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का। तो ओकास के फेयर में 2-4 काम होंगे। एक होगा खाना पीना, जब जहाँ लोग होंगे वहाँ खाना पीना होगा। शॉपिंग और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट रेसलिंग का था, और उसमें 2 लोग चैंपियन बन के सामने, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो बताने का मकसद ये है कि इन 4 महीनों में जंग नहीं बल्कि अमन होगा, खुशियां होंगी, मेला शेला लगेगा, त्योहार होंगे, वगैरह वगैरह। अब इसकी एग्जांपल जो एक्सट्रीम है वो समझना कि लेट्स से कि 2 ट्राइब्स के बीच में ऑलरेडी एक वॉर हो रही थी, और एक जब वॉर हो रही थी तो उस वॉर के बीच में हुआ कि अचानक से मुहर्रम आ गया। जब मुहर्रम आया तो फिर वो वॉर वहीं डिसकंटिन्यू हो जाएगी। वॉर डिसकंटिन्यू हो गई क्योंकि भाई मुहर्रम में तो जो वॉर चल रही है वो भी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, और फिर उसमें मुहर्रम के महीने में तो जंग की जाती नहीं है, और लोग जो है वो अपना जो है वो मेलों में जाके खाना पीना, शॉपिंग, स्पोर्ट्स वगैरह के मामला कर रहे होंगे। तो वो ये लेट्स से कि एक 2 पार्टीज के बीच में जंग थी, मुहर्रम आया, जंग रुक गई, मेला लगा हुआ है। अफेयर में वो दोनों लीडर्स आमने सामने आ गए हैं जिनके ट्राइब्स के बीच में वॉर हो रही थी, और वो थोड़े दिन के लिए रुकी है। तो ये लीडर्स इस महीने और इस मेले में लड़ाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि दोनों को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि इन महीनों में लड़ाई करना नाजायज और हराम था। कुरैश की और अरबियों की वैल्यूज के सख्त खिलाफ था। अनफॉर्चुनेटली इन 4 महीनों में जो वॉर्स हो गई उनका नाम फजार वॉर्स, यानी कि अनहोली वॉर्स है, यानी कि इन मंथ्स में स्टार्ट हुई। तो इन 4 फजार वॉर्स में से 3 ऐसी फजार वॉर्स हैं इन विच प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट पार्टिसिपेट। 3 में नबी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये 3 वॉर्स जो थी बनु आमिर और बनु हवाज़िन नामी ट्राइब्स के बीच में थी। अब कोई बच्चा इन तीनों को अगर नहीं लिखता तो उसकी मर्जी है कि चौथी वॉर लिखना बहुत जरूरी है, उसमें कनेक्शन बहुत ज्यादा है। सो एनीवेज, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ने जिन 3 में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो आमिर और हवाज़िन के बीच में हुई, उन वॉर्स में से पहली जो वॉर व्हिच वाज फॉट, इट वाज फॉट बिकॉज़ ऑफ अ टॉफी नोज्ड मैन। टॉफी नोज्ड मैन जो है वो ऐसे शख्स को बोलते हैं, द पर्सन हु इज एब्सोल्युटली एरोगेंट। वो नहीं जिसकी नाक खट्टी होती है, उसकी बात नहीं होती। टॉफी नोज्ड मैन इज अ पर्सन, और उसके इसके लिए वो ये फ्रेज यूज किया जाता है, हु इज एब्सोल्युटली एरोगेंट, और जो अपने तकब्बुर की वजह से जो है बहुत सारी गड़बड़ और गलतियां करता है। सो मैं एक नाम पर सवाल पूछूंगा, मैं इस सवाल का जवाब दें। सेक्रेड मंथ चल रहा था और एक फेयर लगा हुआ था, क्या नाम है उस फेयर का? सेक्रेड मंथ आ गया है और एक फेयर लगा हुआ है, क्या नाम है उस फेयर का? फेयर ऑफ ओकास। ओकास के मेले में there was a toffee nosed man, an arrogant person. This arrogant person grabbing a sword in his hand, हाथ में तलवार लेके बाहर आया,
and grabbing a sword in his hand, he came to the people, or he in front of the whole crowd, he said that I am the best among Arabs. मुझ जैसा ना कोई अरबी था, ना है, ना कोई हो सकता है मुझ जैसा कोई तो मेरे मुकाबले में मेरे सामने आए. Obviously, when he made that kind of arrogant statement in which he showed himself superior, it was quite offensive for the rest of the tribes. So one of the members of one of the tribes, he came out, and to answer his arrogance, he came out using a sword, he cut his leg. तो ये शख्स ने इस शख्स की जिस जो एरोगेंट टॉफी न्यूज मैन उसकी टांग काटी. तो अब दो कबीले आमिर हवाज़ैन के लोग थे, इनके बीच में जंग हो गई. तो दिस फजार वॉज व्हिच वाज फॉट बिकॉज ऑफ अ टॉफी न्यूज मैन. इसमें प्रॉफिट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज ही वाज टू यंग एट दैट टाइम. The second Fajar war was fought in the case of debt. एक कबीले के बंदे ने दूसरे कबीले के बंदे को कर्जा दिया, और जब अपना कर्जा वापस मांगने के लिए गया तो सेक्रेट मंथ चल रहा था, और दूसरे कबीले के बंदे ने पैसे देने से इनकार कर दिया. तो दोनों ट्राइब्स आमिर हवाज़ैन के बीच में फिर एक और जंग शुरू हुई सेक्रेट मंथ में. इसका नाम पड़ गया जी फजार वॉर नंबर 2. इट वाज फॉट बिकॉज ऑफ अ डेट, यानी कि कर्जा पैसे का लेन देन. The third Fajar war, in which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not participate, it was fought due to women. तो एक कबीले के बंदे ने औरतों पे लड़ाई होती थी, औरतों पे जंगे होती हैं, औरतों पे जंगे होती रहेंगी. आपको अंदाजा है कि जी हमने अक्सर सुना हुआ है कि जी कभी भी झगड़ा होता है तो उसके पीछे जन, जर और दौलत. हाँ मैं वैसे ही कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है. जन, जर और दौलत, जन, जर और जमीन, सॉरी, जन, जर और जमीन की वजह से जंग होती है. तो इस पूरी सूरत हाल में यहाँ पर जो है अल्लाह का भला करे, जो खालिदीन पे जंग हुई उसमें भी नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें पार्टिसिपेट किया उसका नाम कुछ और है. अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट इन 3 वॉर्स का खाली नाम लिख दे, इसको स्किप कर दे, दोनों चॉइसेस ठीक हैं. तो मैं काम करता हूँ, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ स्टार पॉइंट. लेकिन जाहिर फजार वॉर तो आएगी ना, वो तो प्रॉफिट ने पार्टिसिपेट किया एक में, उसको तो बताना जरूरी है. अब इसमें होगा मसला है कि कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन, इसके अंदर लेयर्स बहुत सारी हैं, इसलिए मैं स्लो चलता हूँ और आपने जो है वो बहुत आराम सुकून से बात समझनी है. मैं बार बार रिपीट करके आपको ये याद करा दूंगा, बस ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam participated in a war called Fajar Baraz. Now this war is called Fajar. This war is called Fajar. अब मुझे बताओ उसको फजार क्यों बोलते हैं? It is called Fajar war because it is a holy war या unholy war? ये unholy war है. ये unholy war क्यों है? ये किस मंथ में हुई थी? ये unholy war इसलिए किस मंथ में स्टार्ट हुई थी? होली मंथ में, यानी सेक्रेड मंथ में. सेक्रेड मंथ 4 है. अब किस मंथ में हुई थी बताना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी सेक्रेड मंथ में ये वॉर स्टार्ट हुई थी. इसको फजार इसलिए बोलते हैं बिकॉज द वॉर इनिशिएटेड इन वन ऑफ द सेक्रेड मंथ्स, जिसमें लड़ाई करना हराम था. लेकिन इसको फजार बराज क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनना, टाइपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुश्किल पॉइंट आ गया. इसको फजार बराज इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस अनहोली सेक्रेड वॉर, अनहोली वॉर was fought because of a man named Baraz. So there were 2 tribes, and these 2 tribes are by the names of Banu Kinana, and the second one is by the name of Banu Hawazin. Banu Kinana, Banu Hawazin 2 tribes हैं. इन 2 tribes के 2 लड़कों के नाम ये हैं. Number 1 is called Baraz. Baraz is the person who belong to the tribe Banu Kinana. बनु किनाना का एक लड़का बराज है, और जो बनु हवाज़ैन हमारे पास है, बनु हवाज़ैन का एक लड़का उसका नाम है अरवा. तो बनु हवाज़ैन के अरवा और बराज के बीच में झगड़ा होने वाला है. अब एक फेयर लगा हुआ था, आपको याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. उस फेयर का नाम है उकास. सेक्रेट मंथ है, उकास का फेयर लगा हुआ है. बनु किनाना बनु हवाज़ैन के सारे लोग और बाकी ट्राइब्स के लोग भी शॉपिंग, खाना पीना और स्पोर्ट्स में बिजी हैं. फेयर के बाहर 2 लड़कों के बीच में तू मैं हो गई. They had a small squabble which turned into a conflict, a fight, और उस फाइट में फिर यहाँ पर जो है वो गुत्थम गुत्था हो गया और झगड़ा शुरू हो गया. In this particular fight, this man by the name of Baraz, in this particular fight, he made the killing of a man named Arwa. तो बनु किनाना के बराज ने अरवा के, बनु हवाज़ैन के अरवा का मर्डर कर दिया. अब मर्डर तो वैसी गलत चीज थी, लेकिन ये मर्डर हुआ किस मंथ में? सेक्रेट मंथ में. मर्डर का मतलब तो पीस नहीं, मर्डर का मतलब तो एग्रेशन होता है. अब यहाँ पर एक बात समझना, जब ये मर्डर किया है बराज ने, बराज का ताल्लुक किससे? बनु किनाना से. प्लीज रिमेंबर दैट Banu Kinana is a guilty tribe because one of the men of their tribe made the killing of a man named Arwa. So he's a murderer. Baraz is a murderer. On the other hand, Banu Hawazin is a victim tribe because they were victimized by Banu Kinana's member. और यहाँ पर इनका एक शख्स अरवा जो है वो मारा गया है, जिसको मारा किसने है? बराज ने.
फॉर्चुनेटली कहिए, अनफॉर्चुनेटली कहिए, but the news broke inside the fair of Okas. ये न्यूज पहले मिल गई है किसको? ये न्यूज मिली है बनु किनाना को. Now Banu Kinana, when they realize that they are guilty because their man made the killing of the men of Banu Hawazin, तो बनु किनाना अब यहाँ से मेले से फरार हो गए. मेले से भी फरार हुए और उन्हें ये सोचा, they knew that कि जब बनु हवाज़िन को पता चलेगा कि उनका बंदा जो है वो जस्टली मारा गया है, तो बनु हवाज़िन लाजमी बदले के लिए आएंगे. इससे पहले कि बनु हवाज़िन बदले के लिए हम भाग जाते हैं. बनु किनाना tried to escape. बनु किनाना wanted to run away, लेकिन यार उस वक्त तो हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स या मोटर व्हीकल्स मौजूद नहीं थे, भाग के जाएंगे कहाँ? तो बनु किनाना ने किया ये. बनु किनाना took shelter in the place called, जिसको बोलते हैं the building of Kaaba. अब काबे के बारे में एक बात आपने और समझनी है. काबा जो है, जब से काबा बना, काबे के साथ साथ हजरत आदम ने, फिर हजरत इब्राहिम ने, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाउंड्री सेट की. ये 9 माइल्स का डायमीटर होता है. इसको बोलते हैं हुदूदे हरम. इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्रेड पैरामीटर्स. तो इसको क्या बोलते हैं? हुदूदे हरम. और हरम जो है, सेक्रेड पैरामीटर्स जो हैं, इनके बारे में कुछ बातें बहुत मशहूर हैं. पहली बात जो इसके बारे में बहुत मशहूर है वो ये है कि इसमें ब्लडशेड हराम था, हराम है और कयामत तक हराम रहेगा. मैं उर्दू में लिख देता हूं ताकि ना कंफ्यूजन ना हो. इसको बोलते हैं हुदूदे हरम. तो इसमें ब्लडशेड हराम था, हराम है, कयामत तक हराम रहेगा. तो काबा जब बना, हज़रत आदम ने कंस्ट्रक्ट किया, तो उन्होंने एक मार्किंग की कि जी अल्लाह ने बताया कि यहाँ यहाँ मार्किंग करते हैं, ये हरम की हुदूद है. अच्छा, इसके बारे में जो ज्यादा मशहूर बात स्टूडेंट्स को पता होती है वो ये, हुदूदे हरम के अंदर अगर कोई शख्स एक नमाज पढ़ेगा, मक्का के हरम की बात कर रहा हूँ, तो उसको 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा. तो वो क्लॉक टावर में बहुत सारे होटल्स मौजूद हैं, काबा के बिल्कुल सामने है. तो वो जो होटल है वो हुदूद हरम के अंदर बना हुआ है, यानी कि काबा तो अंदर है, उसके बाहर की जो हुदूद 9 माइल्स का डायमीटर है उसमें जो कुछ भी आएगा और वहां कहीं पर भी कोई नमाज पढ़ेगा उसको 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा. तो ये जो काबे का जो हरम है, हुदूद हरम, इसमें जाके बनु किनाना ने शेल्टर लिया. बनु किनाना वाज सर्टेन if we are going to take shelter inside the sacred parameters of the building of Kaaba, बनु हवाज़िन चाह कर भी हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, हम पे हमला नहीं कर पाएंगे. तो when बनु किनाना took shelter there, कुछ अरसे के बाद बनु हवाज़िन को कुछ देर बाद पता चला, बनु हवाज़िन raised an army and they came to fight against बनु किनाना to avenge the blood of their man called Arwa. बनु हवाज़िन ने जैसे ही देखा कि बनु किनाना हुदूद हरम के अंदर हैं, तो मुझे जल्दी से बता दो बनु हवाज़िन ने बनु किनाना पर अटैक क्यों नहीं किया? बनु हवाज़िन लड़ने के लिए आए और बनु हवाज़िन ने जब लड़ाई करने की कोशिश की, they came to know बनु किनाना took shelter inside हरम. तो यहाँ पर जो है बनु हवाज़िन जो है हम किनाना पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हुदूद हरम के अंदर ब्लडशेड हराम था, हराम है और कयामत तक हराम रहेगा. बनु हवाज़िन भी ठीक ठाक पप्पू किस्म के डिटरमिनेड थे. इन्होंने कहा ऐसी की तैसी, आज नहीं तो कल नहीं तो 10 नहीं तो 25 दिन बाद तो किनाना ने बाहर आना है. whenever they are going to leave the sacred boundaries of Haram, we are going to fight against them and we will avenge the blood of our innocent person named Arwa. बनु किनाना ने भी सोच लिया कि यार एक नहीं तो 10 नहीं तो 20 दिन बाद बाहर तो जाना है, और जब भी बाहर जाना है तो जंग तो होगी. Now war has become unavoidable, war has become inevitable. तो बनु हवाज़िन को पता है कि बनु किनाना से रियलाइज है कि अब तो जंग होगी. तो बनु किनाना कुछ ही दिन के बाद बाहर आए and did the preparation. उन्होंने तो जंग की तैयारियां भी कर ली है और उसके बाद now they were willing to fight against बनु हवाज़िन. उन्होंने यहाँ पर जो दूसरे राज तय करने के लिए जंग करने का इरादा किया. अब जो जंग हुई बनु किनाना और बनु हवाज़िन के बीच में, क्योंकि ये जंग स्टार्ट हुई है होली मंथ में, इसका नाम है फजार वॉर. लेकिन क्योंकि ये बैटल का मेन जो बंदा जिसकी वजह से ये बैटल हो रही है उसका नाम बरास है, इसलिए इस बैटल का पूरा नाम है फजार बरास. इन दिस पर्टिकुलर बैटल हजरत अबू तालिब ही सपोर्टेड बनु किनाना. अबू तालिब ने बनु किनाना को सपोर्ट क्यों किया है? क्योंकि नंबर 1, अबू तालिब हैड गुड ट्राइबल लिंक्स विद बनु किनाना. लेकिन दूसरी वजह ज्यादा बड़ी है. अभी मैंने आपको बताया कि अबू तालिब inherited chiefdom from his father Abdul Muttalib, and Abu Talib also became the custodian of Kaaba. Being the custodian of Kaaba, it was Abu Talib's religious responsibility to help that party who took shelter in the building जिसके अबू तालिब जो है वो custodian है. तो अबू तालिब काबा के custodian है. काबा में अगर कोई शेल्टर लेगा, ये अबू तालिब के ऊपर मजहबी जिम्मेदारी आ जाएगी कि अबू तालिब उस शख्स की मदद करें जिसने अल्लाह के घर में पनाह ली है. So it was not only that he had good ties with Banu Kinana, it was also his religious binding to support Banu Kinana because Banu Kinana recently took shelter in the sacred parameters of Kaaba called Haram. अबू तालिब ने बनु किनाना को सपोर्ट किया, तो ऑब्वियसली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्टेड अबू तालिब
लेकिन अगर आपसे कभी कोई पूछे क्या प्रॉफिट बैटल्स में पार्टिसिपेट किया, आप कहेंगे जी हाँ। क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैटल्स में आर्मर पहना, आप कहेंगे जी हाँ। क्या प्रॉफिट बैटल्स में फिजिकल किलिंग करते थे, जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 107 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, We sent you not but as a mercy for mankind. हमने या नबी आपको रहमतुल आलमीन बना के भेजा, सूरह अंबिया वर्स नंबर 107। तो हुजूर इस्लाम जब मर्सी फॉर द होल मैनकाइंड थे, तो आप बैटल्स में आर्मर पहनते थे, बैटल्स में पार्टिसिपेट करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैटल्स में फिजिकल किलिंग नहीं करते थे। तो प्रॉफिट क्या करते थे? ही यूज्ड टू कीप डॉजिंग। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉज करके अपने दुश्मनों से बचते थे, या आप अपनी रहनुमाई फरमाते थे, वहां पर लीड करते थे और खूब दुआएं करते थे ताकि कभी ना कभी अल्लाह की मदद आए और मुसलमान जीत जाए। तो कभी कोई पूछे कि प्रॉफिट ने कभी बैटल्स में फिजिकल किलिंग की, आप कहेंगे जी नहीं। लेकिन सिवाय एक मौके के, बैटल ऑफ ओहद का सीन था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहाड़ी पर खालिद बिन वलीद ने अटैक कर दिया था। और अटैक जब हुआ तो एक रूमर फैल गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज किल्ड बाय अ मैन नेम्ड, जो है वो, उसका नाम मुझे भूल गया बहरहाल। सो कुरैश के एक शख्स के बारे में मशहूर है कि उसने प्रॉफिट को जो है वो मार दिया। अब वो जब रूमर फैला तो बहुत सारे सहाबा जो है मैदान छोड़ के चले गए, बहुत सारे सहाबा ने प्रॉफिट को इंसल्ट किया। उस वक्त कुरैश का एक शख्स प्रॉफिट के ऊपर घोड़े पे बैठ के प्रॉफिट के ऊपर हमला करने के लिए आया। तो प्रॉफिट ने कहा, लेट मी फेस दिस मैन। ये शख्स जो प्रॉफिट की जान लेने के लिए इतना डिटरमिन्ड था, प्रॉफिट ने इसका सामना किया ग़ज़वा ओहद में, एंड दैट इज द ओनली पर्सन किल्ड बाय हज़रत मोहम्मद पीस अपॉन हिम ड्यूरिंग वॉर। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया, वरना आज के जो हमारे पास लिबरल किस्म के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जिहाद तो हुजूर से साबित है, पर जिहाद में किलिंग साबित नहीं है। तो कुछ लोग हैं ना जो इस्लाम की अलग ही पिक्चर लेकर आते हैं, तो फिर इसका मतलब वो लोगों की ये बात पे भी होता है कि हम जिहाद करने चले जाते और इंडिया वालों के साथ लूडो खेल के वापस आ जाते। तो जिहाद भी साबित है, सुन्नत रसूल है, और जिहाद में कत्ल भी साबित है, सुन्नत रसूल है। तो हुजूर इस्लाम ने कभी फिजिकल किलिंग नहीं की है वॉर की हालत में, सिवाय एक मौके पे, और उस मौके का नाम है ग़ज़वा ओहद। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नबी इस्लाम वॉर्स में किलिंग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? ही यूज्ड टू डॉज फ्रॉम द एनिमी एंड ही केप्ट ऑन लीडिंग हिज ट्रूप्स। लेकिन यहाँ पर when Prophet peace upon him, अभी तो Prophet लीडर नहीं थे, तो इस बैटल में क्या हुआ? Prophet peace upon him, he supported Abu Talib. Prophet peace upon him not only was dodging the enemy, he was doing something for Abu Talib, who was working as an archer. Abu Talib kept on throwing arrows towards the enemy, and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kept on dodging the man of enemy, and Prophet peace upon him was collecting these arrows from different places of the battlefield, and Prophet peace upon him was bringing these arrows back to Abu Talib, so Abu Talib would be able to keep shooting arrows against the enemy. ऐसे ही बैटल ऑफ ओहद में भी हुआ था। प्रॉफिट के मैटरनल अंकल, प्रॉफिट के मामू जान, जिनका नाम है हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत साद was shooting arrows in the battle of Uhud. Prophet was dodging the enemy wearing armor, and Prophet was collecting these arrows and bringing these arrows back to Hazrat Saad. And Prophet once at that occasion said, Saad, shoot Saad, may my mother and my father be sacrificed upon you. तो हुजूर इस्लाम ने बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है, आपने डॉजिंग की है या एरो कलेक्शन की है, जैसे कि आपने फजार बराज में की। तो was did Prophet participate in फजार बराज? Yes. Did he fight? No. What was he doing? Supporting Abu Talib. And in supporting Abu Talib, what was he doing? He was dodging the enemy and he was collecting the arrows and bringing these arrows back to his beloved uncle named Abu Talib. अब एक बात बताओ, इस बैटल को फजार बराज क्यों बोलते हैं? इस बैटल को फजार बराज क्यों कहते हैं? Because the battle started due to a man named Baraz. ये जंग बराज की वजह से हुई, इसलिए इसका नाम फजार बराज है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तालिब को जब सपोर्ट किया, तो डिड प्रॉफिट फाइट? Did prophet fight? No. What prophet peace be upon was doing? Two things which were done by prophet were dodging the enemy and collecting arrows for Abu Talib. Dodging the enemy and collecting arrows for Hazrat Abu Talib. ठीक है, इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई। अब अरबिया में प्रॉफिट पीरियड वाज अराउंड 20, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ट्रीटी में पार्टिसिपेट किया। इस ट्रीटी का नाम है हुल्फुल फुजूल। अब हुल्फुल फुजूल के बारे में एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, जो कि मतलब कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ करेक्ट है, पर एक्यूरेट नहीं है। वो इंफॉर्मेशन ये है, कुछ लोगों ने लिखा कि अरबिया में इतनी जंगें हो गई कि उन जंगों को रोकने के लिए जो है वो एक ट्रीटी साइन हुई, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ फुजूल। और जब लोग ये बात बताते हैं तो दिस कुड बी वन ऑफ द माइन्यूट और वन ऑफ द टाइनीस्ट रीजंस फॉर द ट्रीटी ऑफ फुजूल, बट इट वाज नॉट द मेजर रीजन ऑफ हुल्फुल फुजूल।
हुल्फुल फजूल की ट्रीटी मेरा बच्चा, उसके पीछे फजार वॉर को रोकने की नीयत हो सकती है, लेकिन उसका स्टार्ट या इनिशिएशन जो है उसकी, वो जो है वो फजार वॉर नहीं थी, उसका रीजन कुछ और था। प्लीज जरा ध्यान से समझना बात को। अब बात याद रखेगी कि कहानी तो लंबी होगी, पर आप आउटलाइन करोगे। आउटलाइन करने के लिए आपको सरखुरम के वर्कबुक के आंसर्स, सरखुरम के नोट्स या बाद में रिव्यू बुक के आंसर्स देखने होंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन फजार वॉर? जबरदस्त यार, टाइट, ऑसम ऑसम। So Hulful Fuzul की story is actually related to a person by the name of Zubaydi. बहुत आसान सी story है ये, लेकिन इसको concise version में कैसे लिखेंगे बाद में बात करते हैं। Zubaydi belonged to the tribe Banu Zubayr. Zubaydi visited the city of Makkah to do some business in Makkah, क्योंकि मक्का में business flourish करता था, profit margin ज्यादा मिलता था। When Zubaydi came to Makkah, उस वक्त मक्का में ना hotels थे ना banks थे, तो होटल्स में लोग ठहर सकते थे, बैंक में लोग अपनी चीजें रखते थे। जुबैदी किसी के यहाँ जो है मेहमान हो गया, लेकिन जुबैदी के पास जो है वो बहुत कुछ वैल्यूएबल्स थे, उसके लिए बैंक या लॉकर्स नहीं थे। तो जुबैदी had gone to this person who was as powerful as the man named Abu Jahl. इस शख्स का नाम है आस बिन वाइल। याद रहे, आस बिन वाइल was a strong man. As bin Wail was kind of celebrity and he had a whole tribe backing him. और As bin Wail इतना मजबूत आदमी है कि उससे पंगा लेना आसान काम नहीं था। Iqbal al-Zubaydi trusted As bin Wail, and Zubaydi handing over his valuables to As bin Wail, Zubaydi said that I'm here in Makkah for a few days to do business, and by that time, if you can take care of my belongings, when I'm gonna go back to my own tribe, I'll be asking you for the return of my valuables and belongings if you can keep them safe. As bin Wail ने बड़ी तसल्ली दी जुबैदी को कि जुबैदी rest assured your belongings are actually in the safest hand with me. और जब भी आप अपनी belongings वापस मांगेंगे तो I am gonna return these belongings back to you. पर ये As bin Wail की बड़ी दावे और वादे थे, पर you ought to remember हर शख्स उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कितना सादिक और अमीन नहीं था। But the story moved forward. Few days later, when Zubaydi was done with his business and Zubaydi is all set, all ready to go back to the city or to his own tribal area, Zubaydi had gone to this man, a strong person named As bin Wail, and Zubaydi said, please return my belongings and have me my belongings back. As bin Wail का जवाब था, नहीं देता तेरी चीजें, कर ले जो करना है। अब जुबैदी को As bin Wail ने जब मना किया तो Zubaydi had gone to several members of the society of Makkah. Zubaydi sought their help against As bin Wail. Not a single man in the society of Makkah showed willingness to help Zubaydi, क्योंकि कोई भी As bin Wail जैसे शख्स से टकराना नहीं चाहता था, because As bin Wail was a very strong person in the land of Makkah. When Zubaydi was not given any sort of assistance or help, and he was being wronged, and Zubaydi was treated unjustly, Zubaydi had gone up to the hill. एक पहाड़ी पे चढ़ा तो वहां से कूदेगा नहीं भाई, ठीक है, ये एक strong आदमी है, तो पाकिस्तानी नहीं कूद के खुशी कर ले। Zubaydi had gone up to the hill. He gathered the people of Quraysh over there, and gathering the whole crowd over there, Zubaydi made a passionate plea. In his plea, Zubaydi said, there is not a single man in the whole land of Arabia who is willing to help me against such a tyranny, such an injustice, such an oppression. एक आदमी नहीं है मेरी मदद करे As bin Wail के खिलाफ। जुबैदी की ये बात सुन के एक साहब का दिल मोम हो गया, दो साहब का दिल मोम हो गया। एक थे अब्दुल्ला बिन जदान और दूसरे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल हजरत जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब। उसी शाम को हजरत अब्दुल्ला बिन जदान के घर पर एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में अब्दुल्ला बिन जदान के अलावा प्रॉफिट के चाचू हजरत जुबैर मौजूद थे, इसमें प्रॉफिट भी मौजूद थे, इसमें प्रॉफिट के अब्बू का ट्राइब बनु हाशिम था, प्रॉफिट की अम्मी का ट्राइब बनु सहरा था, और इसमें एक और स्ट्रॉन्ग ट्राइब बनु असद था। तो बहुत सारे ट्राइब्स और इंडिविजुअल्स ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, और इस मीटिंग में बहुत सारी बातों के बाद एक यूनानिमस डिसीजन दिया गया, और वो डिसीजन ये था, फ्रॉम दिस डे ऑन टिल क़यामत, या from this day on, we will help the one who is oppressed and we will fight against the oppressor. अब से हम आगे तक जालिम के खिलाफ लड़ेंगे, मजलूम की मदद करेंगे। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam participated in this treaty, and Prophet loved this treaty so much so that after several years, when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam became the Rasul of Allah, Hazrat Muhammad peace be upon him used to say, seldom he used to say, even in the exchange of choices of camels, I'm not going to forget to be the part of treaty of Fuzul. यानी कि प्रॉफिट फरमा रहे हैं कि अगर कोई मुझे कीमती तरीन ऊंट भी दे और कहे कि ट्रीटी ऑफ फजूल की शराइत से और कंडीशन से हट जाओ, क्लॉजेस से हट जाओ, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू सो। इंस्टेड या रादर, अगर कोई ट्रीटी ऑफ फजूल के नाम पर मुझसे मदद मांगेगा, लबैक कह के उसकी मदद करूंगा, बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, और वो रीजन ये था,
हुल्फुल फजूल ट्रीटी की क्लॉजेस और इस्लाम की टीचिंग्स दोनों सेम है, और वो सेम टीचिंग्स क्या है? जालिम के खिलाफ लड़ा करो, मजलूम की मदद किया करो. So Prophet peace upon not only participated in the treaty after decades, even after becoming the Rasul of Allah, Prophet इसको admire करते थे और इसके नाम पे अगर कोई मदद मांगे उसकी मदद करते थे. Now the question is, Sir Khurram, why it is called hulf? इसको हुल्फ क्यों कहते हैं? हुल्फ का मतलब होता है पैक्ट, तो इसको ट्रीटी है तो इसका नाम ट्रीटी हो गया. सर खुर्रम, इसका नाम ट्रीटी ऑफ फजूल क्यों है? इसके बारे में दो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, एक है झूठी, दूसरी है सच्ची. दोनों मैं आपको सुना देता हूं. कुछ लोगों का कहना यह है, कुछ किताबों ने लिखा है इसको, कि अरबिया के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अबे यार क्या फजूल की ट्रीटी साइन की है. तो जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया तो इसका नाम पड़ गया फजूल की ट्रीटी. लेकिन ये बात गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फजूल तो उर्दू में यूज होता है फालतू के तौर पे, ये अरबिक के लिए ऐसा इस्तेमाल नहीं है. इस ट्रीटी का नाम ट्रीटी ऑफ फजूल इसलिए पड़ा, मैं बता दूं, इस ट्रीटी का नाम ट्रीटी ऑफ फजूल इसलिए पड़ा क्योंकि when the meeting was held at the house of Hazrat Abdullah bin Jattar, उस मीटिंग में coincidentally बहुत सारे लोग ऐसे थे या कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनका इत्तेफाक से नाम था फजल. एक होगा फजल, बहुत सारे लड़के या आदमी जिनका नाम फजल होगा, उसकी जमा बनेगी फजूल. तो ये फजूल कोई फालतू वाला नहीं है, इट इज अ प्लूरल ऑफ फजल, और प्लूरल ऑफ फजल इज एक्चुअली फजूल. The treaty, which was agreed among many fazals, became to be known as Treaty of Fuzul. तो इसका नाम हुल्फुल फजूल है, उसकी वजह इसमें बहुत सारे फजल्स मौजूद थे. यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ तक के पॉइंट्स कॉपी करने, लेकिन ये आपने बहुत खूबसूरती से इस तरह से कॉपी करने हैं जो मैं आपके सामने इमेज देख रहा हूँ. ये रहा, चलो बेटा कॉपी करो पैराग्राफ नंबर 2, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड पर है ये पॉइंट्स हैं और जो राइट साइड पे उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. बिस्मिल्लाह कीजिए और कॉपी करना शुरू कीजिए. आजमी वाले का कुछ भी नहीं हुआ. आजमी वाले टैके वाला आदमी था. आजमी वाले तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा, और एक जमाना ऐसा आया कि आजमिन वाइल जो है उसने प्रॉफिट मोहम्मद को भी बॉदर किया. ये वही आदमी है जो प्रॉफिट को अबतर के ताने देता था. लेकिन यहाँ पर जब बहुत सारे कबीले इकट्ठे होंगे तो मुझे लगता है, मैंने आगे की स्टोरी का डिटेल्स नहीं देखी हुई, लेकिन मोस्ट लाइकली जब इतने सारे कबीले हाशिम भी और बाकी कबीले जमा हुए तो आजमिन वाइल को मजबूर करना उनके लिए आसान था. तो मोस्ट लाइकली जुबैदी की मदद हो गई होगी, क्योंकि इतने सारे कबीलों का सामना करना आसान काम नहीं. जी दोनों चीजें कॉपी करनी है. ये जो पूरी स्क्रीन आपके सामने मेरा बच्चा ही कॉपी करनी है. पैराग्राफ नंबर 2, जल्दी जल्दी शाबाश. जी इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी. लाइबा नदीम, नोट्स मौजूद हैं कैंपसेस में, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू विजिट द कैंपस टू हैव द नोट्स ऑफ 3A, क्योंकि आज भी होमवर्क मिलेगा और जब तक नोट्स साथ मिलेंगे होमवर्क नहीं होगा. तो थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, मैं कोशिश करके ये जो होमवर्क मैं आज दे रहा हूँ आपको, जो कि कल वाली क्लास टॉपिक से खत्म हुआ उसका होमवर्क है, जो मैं व्हाट्सएप पे आपको उसकी डिटेल्स भेज रहा हूँ, तो उसका मॉडल आंसर नोट्स से मैं आपको वैसे ही PDF में भेजूँ, ताकि जिसके पास नोट्स नहीं भी हैं वो अपना होमवर्क कर सके. लेकिन इफ यू वुड लाइक टू हैव योर ओन कॉपी, क्योंकि अब आज के लिए तो मजबूरी है, लेकिन आपको बाय टुमारो या वीकडेज आपको अपनी कॉपी लेनी है नोट्स की, तो जो आपको नोट्स कार्ड इशू हुआ है प्लीज वो लेके जाइएगा. इफ यू हैवंट रिसीव्ड नोट्स कार्ड येट, क्योंकि हमें पता है कि हमारे नोट्स के कार्ड्स खत्म हो गए थे, तो वो रिसीट लेके जानी है. उसी रिसीट के पीछे एंट्री होगी और उसी पे साइन करके दे देंगे कि जी वी आर हैविंग द एविडेंस कि हमने आपको बुक 2 के बाद बुक नंबर 3A भी इशू कर दी है. बेटा अब्दुल्ला की फजार बराज जो है कहाँ हुई थी, उसके लिए आप एक काम करें कि अल्लाह को भला करे, आप उसको आप उसमें सुनिएगा. काफी डिटेल क्वेश्चन है आपका ये. आपको जो एक बच्चे ने और भी पूछा फजार और बता दें, वो आप अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा. मैं रिकॉर्डिंग अभी फौरन लगा दूंगा 2 टुकड़ों में, फिर मैं एडिटर के पास भेज के इसको फिर एक पीस में ले आऊंगा, ताकि फिर आपको अलग अलग रिकॉर्डिंग ना सुननी पड़े. पर आज क्योंकि अर्जेंसी है, बहुत सारे लोग और भी डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो आई विल बी डूइंग दैट. दोनों चीजें कॉपी करनी है भाई. क्या हो गया, एक सवाल कई बार पूछा ना मरियम फरहान, ये इससे कोई फायदा नहीं होगा. आप एक सवाल बार बार पूछेंगे, कोई हासिल नहीं है उसका. वो औरतों की वजह से मामला हुआ. वो औरतों के मामले में आपको पता है कि गैरत का इशू आ जाता है.
तो किसी कबीले के आदमी ने किसी और कबीले के औरत की जो है वो बेहरमती कर दी, उस पर जो है वो दोनों कबीले यानी आमिर और हवज़ैन के कबीले इकट्ठा हुए और उनमें आपस में जंग हो गई। जी क्लास ओवर हो गई है। व्हेन यू आर डन कॉपिंग ऑल दीज पॉइंट्स तो फिर क्लास खत्म हो गई। ये जो स्क्रीन पे आ रहा है इसको कॉपी करना है। ये जो स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन है सारी की सारी, ये पूरी इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है। जी आलम बेटा, अल्लाह हाफिज। जी मास, बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली बात करते हैं, क्यों नहीं हो सकती बात? हाँ, फोन पे मैं कॉन्वर्सेट नहीं कर सकता आपसे, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से लिए माजरत है, लेकिन इफ यू आर टेक्सटिंग मी और सेंडिंग मी मैसेज और वॉइस नोट तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। छोटी बात है तो टेक्स्ट होगा, बहुत डिटेल बात है तो वॉइस नोट होगा। जी 3A के नोट्स तमाम कैंपसेस में आ गए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। डिफेंस कैंपस में थोड़ा मुश्किल होगा, वहाँ पानी भरा हुआ अभी तक बेसमेंट में, वो हम निकाल रहे हैं और तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 14 फीट पानी तो है वहाँ पर मौजूद, अब कुछ निकाल लिया होगा उन्होंने। डिफेंस वाले अभी ना जाएं, वो फिर मंडे के बाद ही जाएं। बाकी तमाम कैंपस में पानी नहीं है तो वो लोग जा सकते हैं। दानियल खान, मेरा रिकॉर्डिंग का प्लान जो है वो इस महीने के एंड तक है। बुक नंबर 3A जो है लाइफ इन मक्का तक रिकॉर्डिंग अच्छा रिकॉर्डिंग वहाँ वन ड्राइव में रखने का प्लान, वहाँ पड़ी रखी गई, मैं नहीं हटा रहा वहां से। अब एक चीज जब दे दी तो दे दी, इसको क्या वापस छीने। हाँ, अगर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई तो फिर शायद हटा दूं, लेकिन क्योंकि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करेंगे, उनको भी चाहिए होगी, मैं उसको हटाऊं फिर लगाऊं, मुनासिब नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आई एम गोना रिमूव दोस रिकॉर्डिंग्स। Hashim, if you are asking about the application I'm using on my iPad, it is PDF Expert. बाकी मैंने गुड नोट्स को भी और वन नोट को भी इस्तेमाल किया और दूसरी एप्लीकेशंस भी देखी, मज़ा नहीं आया। कुछ जो है वो स्पेशली डिज़ाइन फॉर आईपैड है, लेकिन वो ये जो फोकस वाला ऑप्शन है जो कि अभी मैं यूज़ भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ये मुझे कहीं नहीं मिलता। तो पीडीएफ एक्सपर्ट आसान है, उसी में नोट्स भी बन जाते हैं, उसी में चीज़ें स्टूडेंट्स की चली जाती हैं, तो कुछ बार बार उसकी फाइल की जो है वो जो भी है फाइल की फाइल जो चेंज नहीं करनी पड़ती। इब्राहिम खैरी, आपको या जीत हार की पड़ी है, लोग जिसे वो काट रहे हैं यार, कैसी बातें करो। हाँ, 6 सितंबर को हम जीत गए थे, ये काफी आपके लिए। साथ आप दोबारा उस पर भेज दें मुझे, आपका मैसेज भी चला गया होगा तो मैं देख लूंगा उसको। लेकिन आपके पर्सनल सवालों के जवाब के चक्कर में इतना वक्त नहीं कि आप बार बार इतने ही पर्सनल सवाल पूछते रहे कि मैं उतने ही पर्सनल जवाब पे रिसर्च करता हूँ, क्योंकि आई हैव अ वेरी टफ स्केड्यूल टू फॉलो। तो कुछ पता होगा तो बता दूंगा, वरना फिर आप इंतजार करेंगे कि मुझे वक्त में फुर्सत मिलेगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ। जन्नत फातिमा, मिस्ड क्लास से आपका क्या मतलब है? इफ यू हैव जॉइन लेट तो फिर मिस्ड क्लास आपकी जो है वो अल्लाह आपका भला करे, उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। चॉइस नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कि आप वो रिकॉर्डिंग सुन के अपना बैकअप जो है वो लॉस कवर करें। ऑप्शन नंबर 2 कि फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होते ही या कैंपस में जब क्लासेस होंगी तो आई विल बी कंडक्टिंग दोज लेसंस अगेन, तो आप उसमें अपना लॉस कवर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इफ यू कैन मैनेज टाइम, मुजम्मिल ताबानी, और यू थिंक कि योर राइटिंग स्किल्स आर दैट और योर राइटिंग स्पीड इज अ लिटिल फास्ट, तो फिर ठीक है, आप 3 वर्ड्स बता दें, लेकिन उनके बारे में आप 2-3 लाइन लिखेंगे। मॉडल आंसर जो आप देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे उनको ब्रीफली या कंसाइजली एक्सप्लेन करना है। इफ यू थिंक योर राइटिंग स्पीड इज नॉट दैट गुड, तो फिर आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। मोहम्मद अहमद, हम लोग वर्कबुक्स में लेक्चर्स नोट करते हैं, जैसे कि अभी आप वर्कबुक पे काम कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं होमवर्क अभी असाइन करूंगा व्हाट्सएप पे, जब मैसेज भेजूंगा तो वो होमवर्क जो है वो आपको नोटबुक में करना होता है। होमवर्क जो पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखते हैं वो नोटबुक में होता है। जी कल संडे है, कल क्लास है, क्यों नहीं होगी?
सर ट्राई कर चुका हूँ मैं सारे के सारे, फोकस का ऑप्शन नहीं है किसी में। आपको यकीन नहीं आता तो अभी मैं स्क्रीन पे सिर्फ स्टूडेंट सीख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं सारी। और गुड नोट्स के तो मेरे ख्याल से पैसे भी नहीं है इन्होंने, गुड नोट्स फ्री एप्लीकेशन नहीं है आईपैड के लिए। फिजिकल क्लास में स्टूडेंट्स पहले जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे और वो फिर जाके सुनते थे उसको घर पे, लेकिन ऐसा बहुत मतलब 10% ऑडियंस ही करती थी। फिर मैं लास्ट ईयर रिकॉर्डिंग बैन कर दी थी कि भाई पीपल वर मिसयूजिंग माय वर्ड्स एंड माय स्पीच। तो अब तो आप यूज टू पहले दिन से रिकॉर्डिंग के हैं, लेकिन आगे मुश्किल है। आगे फिर आप ये होगा कि वो बैकअप क्लास के लिए स्टूडेंट्स अब ये करते हैं कि किसी को कोई टॉपिक में कंफ्यूजन होती है तो मैं जब दोबारा कहीं पढ़ा रहा होता हूँ तो स्टूडेंट्स उस कैंपस में आके वो टॉपिक दोबारा पढ़ लिया करते हैं, क्योंकि हमारे पास रूम साइज बहुत बड़ा होता है, ऑडिटोरियम्स बने हुए हमारे ऑलमोस्ट हर कैंपस में, तो स्टूडेंट्स को फिर मान देते हैं। उधर नुमान आप बात तो ठीक कर रही है, लेकिन अबू तालिब ने उधर मर्डर को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी रिलीजियस बाइंडिंग को देखा और उन्होंने स्ट्राइक को सपोर्ट किया। तो किसी एक पार्टी की साइड पे तो जाना ही था ना। जी, वी हैव टू राइट बॉक्सेस मिस्टर सुभान। Most likely schools will reopen from September 15th, 7 September को फाइनल अनाउंसमेंट आ रही है, लेट्स सी। मेरी तबीयत यूं ठीक नहीं है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और ये ऐसा मुझे तब होता है जब मुझे नज़ला होने लगता है, सोहा फैज बाजी। तो अभी तो मैं ठीक हूँ और पढ़ाते में मुझे वो खिंचाव महसूस नहीं हुआ है, लेकिन मुझे एहतियात करनी होती है कि एक बार मेरा गला खराब हो तो मैं बोल नहीं पा रहा था, पढ़ा नहीं पा रहा था, तो मैंने एहतियात की। तो एक क्लास आज मैंने ऑफ की है, उसमें बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, उसमें बिल्कुल गैप नहीं आता, 120 मिनट्स कंसेक्यूटिव बात करते रहो। तो मुनासिब है, उम्मीद है कि जो एलर्जी जो होने वाली थी उससे बच जाऊंगा। अभी बेहतर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह फॉर आस्किंग बेटा। जी, फिजिकल क्लासेस में चैप्टर कुरान के टॉपिक्स रिपीट होंगे, बायोग्राफी के रिपीट नहीं होंगे। आंसर्स की पैराग्राफिंग मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं। Both are the options, Hamza Khalid. If you have missed the previous classes, so I'll repeat them again. So I'll be repeating them and conducting those lessons again, especially which are related to chapter Quran. Or you can also, go through my recordings and then you can, cover up the losses. जन्नत फातिमा, मेरे ख्याल से आप न्यू स्टूडेंट हो, तो कल सुबह तक या परसों सुबह तक आपके पास जो है, जो कि यूजुअली हमारे आईटी हेड 11 बजे के बाद स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं, तो बेटा जन्नत आपके पास जो जिस ईमेल से आप रजिस्टर्ड हो, जो आपने जूम के लिए ईमेल एड्रेस एंटर किया था, उसी ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स में आपके पास एक ईमेल आएगी, वो बताएगी कि सर खुर्रम हुसैन, मिस्टर खुर्रम हुसैन ने आपसे एक फोल्डर शेयर किया है। तो उस फोल्डर के जो बटन है उस पर आप क्लिक करेंगी, जो आपके इनबॉक्स में होगा, तो वो आपसे फिर यूजर नेम पूछेगा या ईमेल पूछेगा, आपको अपना ही ईमेल एड्रेस डालना होगा, पासवर्ड पूछेगा, आपको अपना ही पासवर्ड डालना होगा, फिर हो सकता है वो आपसे कोड पूछे, तो जो कोड आपसे पूछेगा वो कोड आपके इनबॉक्स में आएगा, और वो सर्टन अश्योरिटी के लिए कि आप उसी ईमेल एड्रेस के थ्रू आ रहे हैं जो कि हमने रजिस्टर किया है या कोई और, वो सिक्योरिटी चेक है। तो अगर वो आपको आपके इनबॉक्स में सिक्योरिटी कोड ना मिले तो वो कोड आपके जंक में या स्पैम मेल में होगा। वो कोड जो फ्यू डिजिट्स कोड है, वो जब आप एंटर करोगे तो आपको हमारे फोल्डर का एक्सेस मिल जाएगा, उसी में आपको फोल्डर मिलेगा रिकॉर्डिंग्स का, उसी में फोल्डर मिलेगा मेरे पीडीएफ फाइल्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आपको बाय मंडे एक्सेस ना मिले तो आप जौहर कैंपस से की हैं, नहीं आप गुलशन कैंपस की हैं, तो आप कॉल कर लीजिएगा, तौकील से बात कीजिएगा, तौकील भाई जो होते हैं कैंपस हेड हैं, ही विल हेल्प यू आउट एंड ही विल बी मेकिंग अरेंजमेंट्स टू ऐड। एक चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, सुफियान किसवानी। जी, नोटबुक में सिर्फ होमवर्क डन होगा हुजैफ राव, नोटबुक में होमवर्क करना होगा। टॉफी नोज मैन वाला पॉइंट ये है कि उसने जो है वो एरोगेंट स्टेटमेंट दिया कि मुझसे अच्छा कोई, मुझसे सुपीरियर कोई अरबी नहीं है, और इसकी बात दूसरे ट्राइब्स के लिए ऑफेंसिव थी। तो एक और ट्राइब के शख्स ने तलवार लेके इसका मुकाबला कर उसकी टांग काट दी। तो उस महीने में लड़ाई की जात नहीं थी, तो दोनों कबीलों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब दोनों कबीलों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आया, और फिर दोनों ट्राइब्स बनु आमिर और बनु हवाजैन के बीच में जंग हुई। जंग स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ दैट एरोगेंट पर्सन्स एरोगेंट क्लेम, और वो एरोगेंट पर्सन जो है, उसी को मैं बोल रहा हूँ टॉफी नोज मैन। आप चाहो तो टॉफी नोज मैन के आगे लिख दो, इट वाज फॉट ड्यू टू एन एरोगेंट पर्सन्स एरोगेंट क्लेम। जी, पूरा इसी तरह कॉपी करना है।
मोहम्मद अयान मुझे भी बहुत सस्ता मिला है, मैंने भी आई गेस $10 प्लस तो नहीं खर्च किए थे उसमें, लेकिन मेरे लिए आजकल यूजलेस है। Okaz took place नहीं होगा, Okaz, the fear of Okaz used to be established in the sacred months. Okaz is the name of the fair, it's not some an event or battle. दानियल किस समरी की बात करो, मैं स्क्रीन नहीं हटा सकता, स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। किस स्क्रीन की बात कर रहे हो आप? अच्छा पैराग्राफिंग की बात करो, ठीक है, मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, क्लास एंड करने से पहले आई विल शो यू दैट स्क्रीन। यू वुड लाइक टू सी पैराग्राफ? देयर आर 3 पैराग्राफ्स, नॉट 4, 3 पैराग्राफ्स है, मैं दिखाता हूँ। अगर दफा रिकॉर्डिंग में वो पॉइंट्स नहीं होते तो फिर रिकॉर्डिंग के साथ पीडीएफ फाइल में वो पॉइंट्स मौजूद होते हैं ना। अब ये जो पीडीएफ जिसमें आप अभी काम कर रहे हो, यही वाली पीडीएफ मैं सेव भी तो कर दूंगा ना, तो कोशिश करूंगा बोलने की, लेकिन चलो आप ज्यादा मेहनत करवाना चाहते हो तो आई ट्राई नेक्स्ट टाइम, आई विल बी टाइपिंग, आई विल बी सेइंग दोस पॉइंट्स आउट लाउड एज वेल इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माय बेस्ट। नहीं, ऑन कैंपस नोट्स जो मिलते हैं वो तो बहुत ज्यादा डिटेल होते हैं हमजा, वो तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उसमें, और ये जो आप वर्कबुक में लिखते हैं तो कंसाइज इन्फॉर्मेशन है, फ्लो चार्ट्स या पॉइंटर्स या बुलेट्स फॉर्म में होते हैं, वो तो पूरा पैराग्राफ फॉर्म में रेफरेंस मटेरियल कह सकते हैं उसको। So he was fighting in the most front spot, but he was dodging the enemy. He did not hurt them because Prophet was having a distinction. Now I just told you, and Allah mentioned his distinction that he is Rahmatul Alamin, he is the mercy for the entire mankind. तो ही प्रेफर्ड नॉट टू फाइट। और फिजिकली तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, उसके इवेंट्स में आपको बेटर से बताऊंगा, तो जरूरी नहीं है, लेकिन ही हिज प्रेजेंस वाज यू नो हिज प्रेजेंस मैटर्ड मोस्ट और मैटर प्रीटी मच। कई बार जब एक बार तो ऐसा भी हुआ कि बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस इन द आर्मी ऑफ मुस्लिम्स, the Romans actually they left the battlefield when they came to know that the powerful man, the man of miracles, Nabi al-Islam is the part of is present in the Muslim army. तो हुजूर की प्रेजेंस बहुत मैटर करती थी, आपकी दुआएं, उसकी वजह से मिरेकल्स और एंजल्स। तो हुजूर इस्लाम खुद नहीं लड़ रहे हैं तो प्रॉफिट पीस अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह आपके लिए हजारों के एंजल्स की तादाद में भेज रहे हैं, कभी सैंडस्टॉर्म्स आ रहे हैं। तो नबी इस्लाम की प्रेजेंस जो है वो किसी भी मतलब 1000 या 2000 या 10,000 फाइटर से भी ज्यादा, तो आपने खुद नहीं तो अल्लाह पाक ने आपकी डिसीजन को मेंटेन करना, और जब बहुत मुसीबत या बहुत प्रॉब्लम होती थी, जब लड़ाई की जरूरत पड़ जाती थी, प्रॉफिट को भी लड़ना पड़े, तो अल्लाह पाक फरिश्ते भेज के आपकी मदद फरमाते थे। When they took refuge at Kaaba, later on they realized that they cannot take this refuge for a longer period of time, and eventually whenever they are going to go out of the sacred parameters of Kaaba, they have to face the tribe Banu Hawazin, क्योंकि अब उनसे war होगी। So instead of staying there for a longer period, they stayed there for a short while, and when they were done with the preparation and their supports and their alliance from the other tribes, they came out and they started fighting. They started fighting at the battle called Bajar Paras. सानिया जहरा वो कोड जंक मेल में या स्पैम मेल में देखें, एक प्राइमरी इनबॉक्स होता है, उसके साइड पे ऑप्शन आ रहा होता है आपका इनबॉक्स में देखेंगे तो जंक मेल और स्पैम मेल हर इनबॉक्स के साथ होती है, या जंक में या स्पैम में कोई एक ऑप्शन उसमें होगा आपके पास, उसमें जाके देखें तो वहाँ कोड आ रहा होगा। आपने जब मल्टीपल टाइम्स अगर अटेम्प्ट कर लिया तो उसमें इतने सारे कोड आए होंगे कि आपका जो है वो दिमाग उबल जाएगा उसको देखिए कितने सारे कोड आए। कर दिया इब्राहिम साहब, टॉफी नोज मैन एक्सप्लेन, क्या 25 बार एक्सप्लेन करूंगा भाई। चले जी, अब हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। One of the students was asking for the paragraph. ये रही मेरे भाई पैराग्राफ, these are the 3 paragraphs। जल्दी से लिखो, फिर मुझे मीटिंग एंड करनी है। सारी बैटल्स ही एपिक और मिराकुलस थी, लेकिन ऑब्वियसली वन ऑफ द बैटल्स जो कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इट्स बदर, क्योंकि बदर में जो हमारी आर्मी थी उसको बहुत जो है वो बुरी तरीके से आउटनंबर्ड थी। So I do not know what battle is going to be your favorite. Every battle has its significance, लेकिन अगर बात करते हैं मिराकुलस इवेंट्स की तो बदर की बात कुछ और है। जैद, क्या सवाल है आपका? मैं एंड पे, चैट की बिल्कुल एंड पे आ गया, दोबारा पूछें सवाल। नोटबुक्स जो है वो
are the part of notes actually. So when a student is buying this complete set of notes, which cost the student for whose cost 3,000 की है, so 3,000 की cost में the students are also getting notebooks with them. So they are the kind of gifts you can say जो कि हम notes के साथ देते हैं. और separately notes को कितने में sell करते हैं अगर किसी को चाहिए तो I'm not sure. कभी 500 की देते हैं 2 notebooks, कभी 1000 की देते हैं, वो फिर हमारे असिस्टेंट और हमारी जो टीम है वो डिसाइड कर रही होती है. I do not know आजकल कॉस्ट उसकी क्या चल रही है. मेरे पास तो डायरेक्ट पैसे आते हैं. इबाद शेख, मैंने वेदे तो रिफ्यूज एट काबा की पूरी आंसर तो दिया है, आप सुन नहीं रहे थे क्या? जी, नोट्स का मॉडल आंसर ज़ैद शॉर्ट करके लिखना है. चलें जी, अब मैं जा रहा हूँ, मैं सबके जवाब दे दिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.